हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जैसा आप सबको सूचित किया गया था कि आज हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। इतिहास विषय वस्तु को आप जब भी अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम इसे कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इतिहास प्राचीन भारत से स्टार्ट होती है, उसके बाद मध्यकालीन भारत और यहाँ पर आधुनिक भारत में आती है। इसके साथ साथ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, आर्ट एंड कल्चर भी आता है। तो काफ़ी एक बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को जब आता है कि परीक्षा से पहले इसे कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है इतने बड़े सिलेबस को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हेडेक होता है। और कहानी और घटनाएं और तथ्यात्मक जानकारी इतनी ज़्यादा हैं जिनको समेटना अपने आप में याद रखना एक बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको न्यूनतम वीडियोस के माध्यम से आप तक ये पहुँचा सकूँ। आज उसी कड़ी में पहला वीडियो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इस पहले वीडियो में हम आधुनिक भारत को चर्चा करेंगे। इसी तरीके से प्राचीन भारत का आएगा, आपका मध्यकालीन भारत का आएगा, आर्ट एंड कल्चर का आएगा, विश्व इतिहास का आएगा। तो अलग अलग एक वीडियोज़ आएंगे और उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए यहाँ पर मेहनत हम बहुत करेंगे आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन एक गुजारिश ये भी है, गुजारिश है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए, इस वीडियोस को जितना हो सके वहाँ पर फैलाने का कार्य आपका है। मेहनत करना हमारा काम है, कंटेंट आपको आपकी परीक्षा उपयोगी कंटेंट पहुँचाना हमारा काम है, लेकिन इसको बाकी बच्चों तक और मुझे बाकी आप सब लोगों तक, दूर दराज क्षेत्रों तक, हर एक बच्चे जिसको यहाँ पर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, इसे आपको हर एक बच्चे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आपका यहाँ पर जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं अपने स्तर पर हर वीक आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर ज़रूर लेकर आता हूँ और वो वीडियो वो भी आपकी डिमांड पर आ रही हैं। आपकी डिमांड थी कि सर साइंस का लेकर आइए, आ गया, एनवायरनमेंट का आना था, आ गया, आज हिस्ट्री के भी आ गई है, ज्योग्राफी की आपने बोला था, ज्योग्राफी का भी आ जाएगा। नेक्स्ट वीक हो सकता है ज्योग्राफी का भी वीडियो आ जाए। और भी जो सब्जेक्ट आप डिमांड करेंगे, हर वीक किसी न किसी सब्जेक्ट की वीडियोस आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन यहाँ पर मुझे बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उसके यहाँ पर सहायता हो सके, उसकी हेल्प हो सके, उसकी प्रिपरेशन में उसको यहाँ पर ईजी गोइंग हो सके, पढ़ने का तरीका उसे पता चल सके, ये उस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए। चलिए बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की जो चर्चा करते हैं, देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप डिवाइड करें एक बड़ी बड़ी घटनाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है 1600 से लेकर 1847 तक का, 1857 तक का हम समय रख सकते हैं। 1857 से 1947 को दूसरा कालक्रम डिवाइड किया जा सकता है और 1947 के पश्चात यहाँ पर 1990 के दशक तक की स्थिति को रख सकते हैं। अगर हम देखें जो पहला पार्ट है 1600 से 1857 का समय, स्टार्टिंग का जो समय काल है वो कहीं ना कहीं आपका मध्यकालीन समाप्त हो रहा स्थिति होती है और आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर दोनों चीज़ों का समागम देखने को मिलता है। इसी तरीके से 1947 के पश्चात की जो स्थिति है हम उसको इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्थात आईपीआई का टॉपिक मानकर पढ़ते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आधुनिक भारत को पढ़ते समय हम थोड़ा सा यहाँ पर मध्यकालीन भारत को भी स्टार्ट में पढ़ेंगे और यहाँ पर जो फिनिशिंग जब करेंगे तो यहाँ पर हम आईपीआई को भी टच करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स की अगर हम बात करें, ये तो हो गया विभाजन, कैसे आप इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात आती है कि आप इसमें पढ़ते क्या हैं। तो देखिए आधुनिक भारत इतिहास अपने आप में एक बहुत रोचक विषय है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप जीएस के जितने भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विविधता है इसको पढ़ने को लेकर। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी कई तरीके की होती हैं, ड्रामा ओरिएंटेड होती हैं, साइंस फिक्शंस होती हैं, वहाँ पर हॉरर होती हैं, आपकी कॉमेडी होती हैं, एक्शन होती हैं। ठीक, वो जो सारी चीज़ें आपकी मूवी की जो अलग अलग विधाएं होती हैं वो सब आपको यहाँ पर इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहास की अगर आप जानकारी अगर हम देखें, इसकी विविधताओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, रंजिश भी है, यहाँ पर धोखेबाजी भी है, यहाँ पर मित्रता भी है, यहाँ पर क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी हैं। तो यहाँ पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी देखने को मिलती है महात्मा गांधी जैसे लोगों से।
यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों का दमन भी एक तरफ है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आर्थिक शोषण भी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने आप के स्तर को, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक विपरीत और कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर संलग्न देखने को मिलता है, काफ़ी सारी विधाएं देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर इमोशंस भी आते हैं। कई बार आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पर आप एक राष्ट्र भावना प्रेरित होती है, वीर गति की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक कह सकते हैं कि इतिहास जब विषय पढ़ते हैं तो कई सारे इमोशंस के थ्रू जाते हैं। टॉपिक वाइज अगर बात करें तो हिस्ट्री जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको साम्राज्य के हिसाब से ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ पढ़ें तो उनके आगमन में आपकी 5 और 6 कंपनियों के अलग अलग दृष्टिकोणों को देखते हैं। टॉपिक वाइज सब टॉपिक्स में जाएं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नर्स जनरल्स को आपको पढ़ना पड़ता है। गवर्नर जनरल के आर्थिक स्थितियों का अवलोकन करना हो गया, शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन हो जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना है। तो अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और इन सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के साथ वहाँ पर संलग्न हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की जो कि परीक्षा उपयोगी, डाटा बहुत है, नॉलेज बहुत है, जानकारी बहुत है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है जो कि परीक्षा उपयोगी है। और इसको डिफाइन करने के लिए, इसी को समझने के लिए ये क्विक रिवीजन वीडियोस हैं। ये वीडियोस किस लिए हैं? कि आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। तो आप लोगों का काम है अगले 1 घंटे मेरे साथ बने रहना है, ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। बस अपने आप को एकांत एक जगह बैठ लीजिएगा, वहाँ जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 1 घंटे तक अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने आज काफ़ी सारा कुछ सीख लिया, जान लिया है। और अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे गलत नहीं करके आने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी है, घटनाएं हैं। कहानी और घटनाओं का ये सम्मिश्रण है जिसमें बहुत सारी आपकी उथल पुथल देखने को मिलती है। प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत है तो आधुनिक भारत में हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं यूरोपियों के आगमन। यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे होता है, कौन कौन से क्षेत्र में किस तरीके से उनका विस्तार होता है, किस तरीके से वहाँ पर उनके मध्य संघर्ष होते हैं और किस तरीके से वो एक एक करके भारत को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सारी घटनाओं को, इन्हीं सारे तथ्यों को, इन्हीं सारी जानकारियों को हम यहाँ पर स्टडी करने चाह रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, यूरोपियों का जो आगमन होता है 16वीं शताब्दी की स्थितियों से होता है, लेकिन उससे पहले की अगर आप स्थिति देखें, यूरोपियों का आगमन होता है भारत से व्यापार करने के दृष्टिकोण से। और भारत से व्यापार करने का जो दृष्टिकोण था, जो मार्ग थे, वो 2 तरीके थे। 15वीं शताब्दी के पूर्व की स्थितियों को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको भारत में जो व्यापार करने का जो तरीका था, जो मार्ग थे, वहाँ पर आपके भूमध्य सागरीय और एशिया के क्षेत्रों पर और साथ ही साथ यहाँ पर यूरोपीय जो व्यापार था, इन पर एकाधिकार सिर्फ 2 देशों का था। अगर आप एशिया और भूमध्य सागर के व्यापार की बात करें तो इन पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। और यूरोपीय क्षेत्रों पर अगर व्यापार के एकाधिकार की बात करें तो यहाँ पर इतावली यानी इटली का यहाँ पर एकाधिकार था। ऐसी स्थिति में जो यूरोप के अन्य देश थे, जैसे कि आपका डच हो गए, आपके फ्रांसीसी हो गए, आपके ब्रिटेन हो गए, आपका पुर्तगाली हो गए, तो इन सब को व्यापार करने के नए क्षेत्रों को वहाँ पर देखना था, नए अवसरों को खोजना था। और इसी क्रम में यहाँ पर प्रारंभ हुई एक नई खोज, और ये नई खोज थी पूर्वी देशों की ओर। लेकिन यहाँ पे जो खोज प्रारंभ हुई, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आता है भारत से विदेशी व्यापार को के जो 2 मार्ग थे। भारत से जो विदेशी व्यापार करने के वो 2 मार्ग थे। एक मार्ग था जो स्थल मार्ग था, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होता हुआ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया इंटर करता है। उस समय पाकिस्तान भी इंडिया ही था, तो वहाँ पर इंटर करता है। दूसरा मार्ग था जल मार्ग से होते हुए आपको, जो आपका अफ्रीका से होते हुए आपको आप इंटर करते हैं। इन दोनों ही तरीक़ों से, लेकिन जल का जो मार्ग था वो सबको ज्ञात नहीं था। इसी दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों की यहाँ पर खोज प्रारंभ होती है। वो प्रारंभ करते हैं कि हम किस तरीके से उन क्षेत्रों तक पहुँच सके जहाँ पर अरब और इतावलियों के द्वारा जो मार्ग रोके जा चुके हैं, हम उससे इतर किसी नए मार्ग की खोज प्रारंभ करें। इसके लिए यहाँ पर कोलंबस के द्वारा यह सबसे पहला जो कह सकते हैं निकलता है एक व्यक्ति, जो व्यापारिक मार्ग की खोज में, भारत की खोज में निकलता है, वो कोलंबस निकलता है। निकलता ज़रूर है लेकिन पहुंचता नहीं है। पहुंचता कहाँ है? 1492 में निकल के वो पहुंच जाता है आपको अमेरिका, और एक नए देश, एक नए कह सकते हैं महाद्वीप की खोज कर देता है अमेरिका की।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पे आते हैं बार्थोलोम्यू डियाल। बार्थोलोम्यू डियाल जो होते हैं 1487 में ये निकलते हैं और इन्होंने खोज की अंतमाशा अंतरीप की, जो अफ्रीका का कह सकते हैं कि सबसे निकटतम जो बिंदु है अंतमाशा अंतरीप, वहां पर ये खोज करते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर भारत नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा एक और व्यक्ति आता है जिसको आप जानते हैं, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट केरल, यहाँ पे आप ये आपके बंदरगाह अर्थात यहाँ पे पश्चिमी तट पर पहुंचता है। पश्चिमी तट पे पहुंचने के लिए यहाँ पर इसको एक व्यक्ति सहायता करता है और सहायता करता है गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के दिशा निर्देशन में बताए गए रास्ते पे को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पर लेकर आता है, इसको भारत तक पहुँचाता है और एक नए समुद्री व्यापारिक मार्ग की यहाँ पर खोज हो जाती है। लेकिन और इस जो व्यापारिक मार्ग की यहाँ पर खोज की गई, इसे एक नाम दिया गया। नाम ध्यान रखिएगा, जो वास्को डिगामा के द्वारा भारत तक एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की गई, उसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप रूट। क्या बोला गया? केप ऑफ गुड होप रूट यहाँ पे नाम दिया गया और इसके माध्यम से भारत के साथ व्यापार करने के रास्ते खुल गए। इसको बढ़ावा किसने दिया? अर्थात यहाँ पर एक संज्ञा आती है, एक नाम आता है, हेनरी द नेविगेटर। ये थे पुर्तगाल के आपके शासक थे और इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने को लेकर, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को लेकर व्यापारिक मार्गों की खोज को बढ़ावा दिया और इसीलिए इन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आता है कि भारत जैसे क्षेत्रों की अर्थात भारत के व्यापारिक मार्गों की खोज होने की स्थिति को आधार बनाकर एक कथन यहाँ पर बोला गया। कथन कहा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर मसाले के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण हेतु भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज हो गई और उसके बाद यहाँ पर संसार के पर इस नई खोज का अर्थात उस मध्यकाल में इतनी बड़ी कोई खोज नहीं हुई होगी जिसका सभ्य समाज पर इतना प्रभाव पड़ा होगा। इस तरह के यहाँ पे कथन यहाँ पे कहे जाने लगे जिस तरीके से यहाँ पे भारत की यहाँ पे खोज हुई। इसके बाद ये जो कथन कहा गया था, डॉडवेल ने कहा था, इसको ध्यान रखिएगा, डॉडवेल ने कहा था कि भारत के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज ने वर्तमान अर्थात मध्यकालीन उस समय का जो युग था उसमें इतना बड़ा प्रभाव किसी और चीज़ का वहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, ये डॉडवेल कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर का मलक्का बंदरगाह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा भी प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, मलक्का बंदरगाह हिंद महासागर का पहला बंदरगाह था जिसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा यहाँ पे प्राप्त होता है, उस रूप में वहाँ पर वो विकसित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर भारत में यूरोपीय वासियों के आगमन यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट होता है और जो क्रम होता है, ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके आने का क्रम क्या है। क्रम आप सबको याद भी होगा, क्या क्रम है? सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आते हैं डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। यहाँ पर इसके बाद भी क्या कोई आता है तो वहाँ पर आपके स्वीडिश आते हैं, स्वीडिश व्यापारी आते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, इन सारे के बारे में और इनके द्वारा जो प्रमुख घटनाएं हुई इनके समय काल में उसको एक एक करके हम देखेंगे, बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्रम ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली आते हैं, फिर आपको डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और लास्ट में आपके फ्रांसीसी आते हैं, उससे भी लास्ट में आपके स्वीडिश आते हैं। लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट ये है कि डच जो होते हैं ब्रिटिश से व्यापारियों से पहले ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी कंपनी की स्थापना होती है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित होती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बाद में यहाँ पर वो निर्मित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो यहाँ पर भारत की खोज हो गई, साथ ही हमने देखा अमेरिका की खोज हुई, अंतमाशा अंतरीप की भी खोज हुई, कुछ अन्य चीज़ों की भी यहाँ पे खोज हुई है। खोज हुई थी 1770 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई और ये खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन के थे। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में की गई और दूसरा यहाँ पर 1642 में न्यूजीलैंड की खोज की गई थी, तस्मान नामक एक व्यक्ति जो कि हॉलैंड का था। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख वैश्विक स्तर की खोज, प्रमुख द्वीपों, महाद्वीपों या देशों की खोज रही या व्यापारिक मार्गों की खोज रही। चलिए, ये तो हमने देख लिया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका है। अब आगमन हुआ भी है तो एक एक करके हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली जब आते हैं तो वहाँ पर इनसे कुछ प्रमुख जो फैक्ट हैं जो कि क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन फैक्ट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट इसमें ध्यान में दीजिए, वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के एक बंदरगाह, कालीकट में भी जो बंदरगाह जहाँ पे ये पहुँचा था उसका नाम था
कप्पक डाबू, क्या नाम था, कप्पक डाबू यहाँ पर बंदरगाह पर ये पहुंचा था। जमोरी नामक वहाँ पर एक शासक थे केरल के, वहाँ कालीकट पे, उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद लेकिन वहाँ पे जो अरब व्यापारी थे वो उसका विरोध करते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस समय पर्पस से आता नहीं है, अच्छा खासा व्यापार करता है, मसाले लेकर जाता है और अपने देश में उसको बेचता है और उसको 60% वहाँ पर उसका मुनाफा होता है। जब इस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर दूसरे पुर्तगाली जो व्यापारी हैं वहाँ पर उनके जो शासक थे पुर्तगाल के, उनके द्वारा उनको हेनरी उनके शासक थे, उनके द्वारा दूसरा एक जहाजी बेड़ा भेजा गया। यहाँ पर जो दूसरा आया 1500 में, 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। सन 1500 में यहाँ पे एक दूसरा पुर्तगाली अभियान आता है, पहला वास्को डी गामा, दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 में आता है, जिसको नाम यहाँ पे जो इस अभियान का नेतृत्व करता थे उनका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। और ये 13 जहाज़ों का एक बेड़ा लेकर भारत आते हैं। ये जो जहाज़ों का बेड़ा लेकर आ रहे होते हैं तो अरब जो व्यापारी थे वो इनका विरोध करते हैं। दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध होने के पश्चात यहाँ पर पुर्तगाली जीत जाते हैं। और पुर्तगाली जीतने के पश्चात यहाँ पर पुर्तगालियों के जीतने से इनको दो चीज़ें लाभ होती हैं। एक, कोचीन और किन्नानौर के शासकों के साथ इनकी अच्छी मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती का फ़ायदा आगे चलकर मिलता है। 1502 में वास्को डी गामा अपनी दूसरी भारत यात्रा पर आते हैं। दूसरी भारत यात्रा पर वास्को डी गामा आते हैं और 1503 में कोचीन में यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की। इसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री यहां पर कन्नूर में स्थापित की पुर्तगालियों ने, पहली कोचीन दूसरी कन्नूर में 1503 और 1505 में यहां पर स्थापित की गई। 1524 में वास्को डी गामा भारत में अपनी तीसरी और अंतिम यात्रा पर आते हैं, लेकिन यहीं अंतिम यात्रा इसलिए कि इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, आपको दिसंबर 1524 में इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो तीसरी जो भारत यात्रा पर आते हैं तो इस बार वो वायसराय बनकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, कुछ जो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए कि किस तरीके से भारत में ज़्यादा लंबे समय तक वो सरवाइव कर सकें। एक साम्राज्य स्थापना, एक विस्तार की वो नीति लेकर आते हैं और इस नीति के तहत वो यहाँ पर धीरे धीरे गवर्नर या वायसराय की नियुक्त करने की कोशिश करते हैं। वो 3 साल के शासन की प्रक्रिया के तहत इसको कार्य करते हैं। अब यहाँ पर 3 वर्ष है तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नर नियुक्त किया। संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार की पॉलिसी ये चाहते थे और इसी संदर्भ में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यहाँ पर 1505 से 1509 में प्रथम गवर्नर बनाकर भारत के लिए भेजा जाता है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और 1505 से 1509 तक थे। यहाँ पर इन्होंने पॉलिसी अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इनको काफ़ी सफलता मिली। यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी का विस्तार किया, अरब या कैसे हिंद महासागर या फिर उसके आसपास के जो एरिया थे अरब सागर पर, अरब व्यापारियों से इतालियों से उनके युद्ध होते हैं, गुजरातियों के व्यापारी से उनके युद्ध होते हैं और उन सबको वहाँ पे हरा करके पुर्तगाली धीरे धीरे वहाँ पर पूरा आधिपत्य जमा लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस समय तक पुर्तगाली जो होते हैं नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर कर आ चुके थे और उनका एक कब्जा वहाँ पर हो चुका था। इसके बाद अगर हम देखें तो 1505 में इन्होंने अंजाडीवा, कन्नूर, किलवा में यहाँ पे दुर्ग की स्थापना की। 3 और दुर्ग इन्होंने 1505 में बनाए, एक अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में। इसके अलावा 1509 में इन्होंने गुजरात, तुर्की और मिस्र के एक संयुक्त जहाजी नौसैनिक बेड़ी को भी पराजित किया। और उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकुर्क जो होते हैं दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बन के आते हैं 1509 से 1515 के मध्य। और यहाँ पर इनको बोला जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य की जो वास्तविक नींव रखी थी वो रखी थी आपकी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क के द्वारा, जो कि यहाँ पर 1509 से 1515 तक थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1503 में जहाजी बेड़े का ये नायक बन के पहले भी आ चुके थे और 1510 में गोवा बंदरगाह पर अधिकार भी इनके संदर्भ में किया गया, इनके शासनकाल में किया गया। जो और इनकी प्रमुख कह सकते हैं उपलब्धियां रहीं, 1511 में इन्होंने मलक्का पर और 1515 पर होरमुज बंदरगाह पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ इन्हीं के गवर्नर के रहते हुए। तो इनको ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में होरमुज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। किसके शासनकाल में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब गवर्नर बनकर आते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ अच्छी होती है, यहाँ पर सती प्रथा को जिन क्षेत्रों में पुर्तगालियों थे वहाँ पर उन्होंने सती प्रथा को बंद भी कर दिया। इसके बाद नोनोद दा कुन्हा आते हैं 1529 से 1538 तक गवर्नर बनकर। इन्होंने 1530 शासन का मुख्य केंद्र कोचीन से ट्रांसफ़र करके गोवा को बना दिया। पहले कोचीन था, पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र था हर चीज़ का, लेकिन उसको ट्रांसफ़र किया और गोवा को यहाँ पर अपना केंद्र बिंदु बनाया। साथ ही यहाँ पर देखें तो 1534 में बेसिन, 1535 पर इन्होंने दीव पर भी अधिकार कर लिया। आगे चलकर 1538 में गार्सिया दा नरोहा ने दमन, साल्सेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगाली केंद्रों की स्थापना की। राजा राम मोहन राय का ये पुरोगामी भी कहा जाता है। एक तथ्य बोला जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का इन्हें पुरोगामी बोला जाता है। पुरोगामी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्रों में जो होते हैं सती प्रथा को बंद कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक पुर्तगालियों ने एक सिस्टम लेकर आए थे। सिस्टम को बोला जाता था कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था ये क्या थी? कार्टज होता था परमिट। परमिट जिसके पास नहीं होगी, सभी को परमिट लेना अनिवार्य था, तभी आप पुर्तगाली और उसके क्षेत्रों में व्यापार कर सकते थे। साथ ही आप समुद्र में जो होते थे वहाँ पर भी व्यापार आप कर सकते थे। आने जाने का व्यवस्था वही थी। आर्मेडा जो होती थी वो शक्ति थी व्यापार को संतुलित करने को लेकर। अगर वहाँ पर कोई इनके द्वारा बनाए गए नियमों को वहाँ पर पालन नहीं करता था तो वो उसको तोड़ देते थे या अनुमति नहीं देते थे या उनको वहां पे आने जाने का रास्ता नहीं दिया और उस पर कब्जा कर लेते थे। काफिला व्यवस्था होती थी जहां पर ये अपने जो जहाज होते थे स्थानीय व्यापारियों को, जो कि पुर्तगालियों का व्यापार क्षेत्र होता था, वहाँ पर उनको वो सुरक्षा देते थे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करते थे कोई वहाँ पर आक्रमण ना करे और दूसरा ये जो जहाजी बेड़े हैं किसी अन्य उसके बाहरी क्षेत्र में कहीं व्यापार न करने पाएँ। तो इस तरीके से कार्टेज, आर्मेडा और काफिला व्यवस्था यहाँ पर जो संचालित की गई, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा। अब बात करते हैं, ये तो यहाँ पर इनके उत्थान की विषय है, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों को कह सकते हैं कि सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं और वहाँ पर इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो पतन के कारण क्या थे, क्यों ऐसा हुआ? तो पतन के देखिए जो मूलतः इनके कारण बताए जाते हैं, जो इतिहासकार कहते हैं कि सबसे जो समस्याप्रद स्थिति है, इनका शासन की जो प्रक्रिया थी वो भ्रष्ट शासन प्रक्रिया रही। जो शासक आए, जो गवर्नर आए, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन को संभाल नहीं पाए। साथ ही यहाँ पर दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी, जिस तरीके से एकाधिकार वाली प्रणाली थी, वहाँ पर सभी को अवसर नहीं मिल रहे थे, तो इनके साथ व्यापार करने को लेकर बहुत ज़्यादा सभी को सहूलियत नहीं थी। तीसरा, यहाँ पर धार्मिक वैवाहिक नीति का इन्होंने अनुपालन किया। पुर्तगालियों ने स्थानीय प्रजातियों, स्थानीय लोगों के साथ वैवाहिक स्थितियों को यहाँ पर विकसित करने की कोशिश की, जिसका लोगों ने विरोध किया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्पेन का आगे चल के यहाँ पर स्पेन में इनका विलय हो जाता है, युद्ध होता है यूरोप में, वहाँ पर स्पेन पुर्तगालियों से जीत जाते हैं और उसको वहाँ पर अपने क्षेत्र में विलय कर लेते हैं। इसके अलावा डच और ब्रिटिशों का जब उत्थान या उभरना चालू होता है तो धीरे धीरे इनको अपनी शक्ति जो होती है उनके मुकाबले कमज़ोर पड़ते हैं और ये यहाँ पर हार जाते हैं। आगे चलकर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रभाव की स्थिति भी आती है कि डच का क्या क्या प्रभाव, पुर्तगालियों का भारत और व्यापार क्षेत्र या अन्य चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ने को देखने का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पुर्तगालियों के कारण ही भारत और जापान के मध्य सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ हुआ। भारत और जापान के मध्य जो व्यापार की प्रक्रिया हुई पुर्तगालियों के शासनकाल में यहाँ पे प्रारंभ होती है। इसके अतिरिक्त सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति का समाविष्ट करने को स्रोत जो होता है या श्रेय जो होता है वो भी यहाँ पर पुर्तगालियों को जाता है। तीसरी जो प्रभाव की स्थिति कही है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा धन परिवर्तन की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई वो यहाँ पर पुर्तगालियों की ही देन थी और आगे चलकर बाकी फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने इसे बड़े स्तर पर अपनाया। 1540 में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा यहाँ पे लेकर आए और जेसुइट्स के द्वारा यहाँ पे धन परिवर्तन और धन प्रचार करने की प्रक्रियाएं देखी गई। साथ ही मंदिर और मूर्तियों को बड़े स्तर पर पुर्तगाली क्षेत्रों में तोड़ा गया, जैसे कि गोवा है, बारदे और साल्सेट में यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। 1560 में यहाँ पर गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई और वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते थे वहाँ पर धार्मिक ईसाई धर्म के आधार पर निर्णय वहाँ पर दिए जा रहे थे। साथ ही मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद और भारत में इन सारे जो चीज़ों का प्रवेश हुआ पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लेकर आया गया मध्य अमेरिका से। साथ ही बादाम, काजू, लीची, संतरा और अनानास जैसे फल भी यहाँ पर अन्य देशों से पुर्तगालियों के द्वारा भारत लेकर आया गया। जहाज निर्माण की प्रक्रिया भी पुर्तगालियों की देन है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी यहाँ पे 1556 में यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त गोथिक स्थापत्य कला की जो गोथिक शैली है उसकी जो देन है वो भी पुर्तगालियों की है।
इसके अतिरिक्त औषधीय वनस्पति वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन भी यहाँ पर 1563 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, काफ़ी सारे फैक्ट चीज़ें हैं और ये कई बार क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों से रिलेटेड हमने यहाँ पे डाटा को देख लिया, पुर्तगाली खत्म हुए, लेकिन पुर्तगालियों का हमने एक चरण पढ़ा। अब बात यहाँ पर अगली आती है, जब देखें कि इसके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार और उपयोग जो होता है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? डॉन हेनरिक के द्वारा किया गया। हुगली जो फैक्ट्री की स्थापना की गई, हुगली में एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई। पौंडचेरी में यहाँ पर पहला यूरोपीय कब्जा जो होता है, पौंडचेरी पर पहला यूरोपीय कब्जा जो होता है वो पुर्तगालियों का होता है। स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया को बोला गया है, स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया को बोला गया है, इसे ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। कोरोमंडल मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला जो भारतीय समुदाय था उसे चेट्टियार बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ एक और समुदाय था जो कार्य करता था मिलकर चेट्टियारों के साथ, वो था चूलिया मुसलमान। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य जो था उसको हम एस्तादो दा इंडिया कहते हैं, एस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत सर्वप्रथम आगमन 1498 में सबसे बाद में गए, तो यहाँ पर पुर्तगाली ऐसे यूरोपीय व्यापारी हैं जो भारत में सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे बाद में भारत से जाते हैं 1961 में। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली 1510 में गोवा को उन्होंने जीतते हैं और 1622 में उन्होंने हॉर्मुज को यहाँ पे खो दिया था। इस तरह की स्थितियाँ भी देखा गया। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, पोर्टो गांड्रे बंदरगाह की जो संज्ञा है वो चटगांव को दी जाती है। पोर्टो गांड्रे यहाँ पर चटगांव को एक बंदरगाह है, उसको यहाँ पर वो नाम से पुर्तगाली बुलाते हैं। अकबर की अनुमति से हुगली व शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित किए गए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हुगली में पुर्तगालियों को किसकी अनुमति के पश्चात कारखाने लगाया गया? तो अकबर यहाँ पे अनुमति देते हैं और बंदेल में जो होती है कारखाना लगाने का जो अनुमति दी गई वो शाहजहां के द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त 1580 में जेसुइट मिशन जो होता है वो अकबर के दरबार में आया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जेसुइट जो मिशन है 1580 में अकबर के दरबार में यहाँ पर आते हैं। इसके अतिरिक्त अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मज़ार गोवा शाहजहां हुगली को घेरा और नष्ट किया। तो यहाँ पर एक अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो मज़ार है वो गोवा में है। साथ ही यहाँ पे शाहजहां ने हुगली को यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ बेहतर संबंध न होने के कारण, विरोध की स्थिति होने के कारण शाहजहां हुगली पर आक्रमण करते हैं, घेरते हैं और उसे वहाँ पर उनकी कंपनी को नष्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं डचों के बारे में। डच आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद यहाँ पे डच प्रवेश करते हैं। डच जो होते हैं ये इनका अभियान 1596 में डच अभियान, पहला डच अभियान यहाँ पे प्रारंभ हुआ और इसका जो नेतृत्व किया था कार्नेलियस डे हस्तान के द्वारा किया गया। सुमात्रा व बैंटम द्वीप ये पहुँचते हैं, भारत नहीं आते हैं। पहला अभियान था पूर्वी देशों की ओर और ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सुमात्रा। 1602 में यहाँ पर वेरे निगदे ओस्त इंडिसे, जिसे हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, डच संसद के द्वारा यहाँ पर इस कंपनी को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, स्थापित किया गया। इन्हें 65 लाख गिल्डर दिए गए जो पूंजी व्यापार का प्रयोग करके ये व्यापार को बढ़ावा दे सकते थे, किसी भी भूमि का अर्जन कर सकते थे, संधि कर सकते थे और सारे प्रक्रियागत स्थितियों को संचालित करने के लिए पैसे इनको दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 17 सदस्यीय एक बोर्ड की स्थापना की गई जो कि यहाँ पे कंपनी के संचालन का कार्य करेगा। साथ ही यहाँ पर 1619 में जाकर्ता में बैटेविया नगर की स्थापना की गई। जाकर्ता में किसके द्वारा? डचों के द्वारा की गई। 1641 में मलक्का पर इन्होंने कब्जा किया। 1648 में इन्होंने सिलोम पर कब्जा किया जो कि आपका श्रीलंका जिसको कहते हैं। श्रीलंका पर इन्होंने पुर्तगालियों का सारा जो आधिपत्य था उसे समाप्त करते हुए वहाँ पर कब्जा कर लिया। प्रथम डच फैक्ट्री यहाँ पर जो स्थापित की गई वो स्थापित की गई आपकी वादर हेंगे में द्वारा मछलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है। वादर हेंगे द्वारा 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम में यहाँ पर स्थापित की गई। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो मछलीपट्टनम में यहाँ पर पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1627 में बंगाल में यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी स्थापित की। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डचों के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई 1663 में। कोच्चि में यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना यहाँ पर की गई, किसके द्वारा? डचों के द्वारा। 1663 में कोच्चि में पुर्तगालियों को हराकर इन्होंने डचों का यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगालियों का पतन किया। 1759 में डचों व अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ।
1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, डचों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसके अतिरिक्त भारतीय वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? डचों को। तो भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने के लिए सबसे पहला जो श्रेय यहाँ पर दिया गया वो भी यहाँ पर डचों को जाता है। उन्होंने ही वस्तुओं को निर्यातोन्मुखी बनाया, उनको पहचाना, उनको यहाँ पर उसको विकसित किया। इसके अतिरिक्त भड़ोच बंदरगाह को कपड़ा निर्यात, पुलिकट को स्वर्ण, पगोड़ा सिक्के ढालने के लिए, नागलबांडी बाचे को यहाँ साथ ही नागलबाचे और पालकोट्टू को यहाँ पर नील उत्पादन और कपड़ा रंगाई के लिए इन्होंने वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्रों के रूप में विकसित किया। अफीम जो होती थी चीन और भारत से चीन और जावा सुमात्रा देशों को यहाँ पर सप्लाई की जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंगाल से सूती, कपड़ा, शोरा, अफीम, रेशम का यहाँ पर निर्यात किया जाता था। डचों के द्वारा निर्यात में अन्य वस्त्रों के तौर पे नील और मसाले यहाँ पर बहुतायत मात्रा में देखे गए। तो डचों के द्वारा जो मूलतः भारत से अगर पूछा जाए व्यापार किन किन चीज़ों का करते थे, तो निर्यात किन किन चीज़ों करते थे, तो नील है, अफीम है, शोरा है, सूती वस्त्र हैं और रेशम है, साथ ही मसाले हैं। इन सारी चीज़ों का डच यहाँ पर भारत से व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डच व्यापारी फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में यहाँ पर फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर कहने का मतलब कि जो डच कंपनी का जो प्रमुख होता था, ठीक है, उसको वहाँ पर किस नाम से जानते थे? फैक्टर के नाम से वहाँ पर वो बुलाया करते थे। इसको ध्यान रखिएगा, फैक्टर यानी कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को हम उस नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डच कंपनी के निदेशकों को यहाँ पर भद्रजन 17 कहते थे। भद्रजन 17 यहाँ पर इनके निदेशकों को बोला जाता था। इसके अतिरिक्त कोरोमंडल बंदरगाह प्रमुख निर्यात वस्त्र के रूप में थी। तो कोरोमंडल जो तट था हमारा, बंदरगाह था, वहाँ से जो होता है सबसे जो वस्तु का निर्यात किया जाता था वो आपका वस्त्रों का किया जाता था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आगे चलकर यहाँ पर 17वीं शताब्दी में यहाँ पर सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला जो यूरोपीय कंपनी थी वो कौन सी बनी? यहाँ पर डच बन जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय अफीम को इंडोनेशियाई द्वीप को समूह को निर्यात के रूप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रभुत्व जो था 17वीं 18वीं शताब्दी तक इंडोनेशियन द्वीपों को जो अफीम का निर्यात किया जाता था वहाँ पर पूर्ण रूप से एक प्रभुत्व की जो स्थिति थी वो डचों की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 1641 में मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश 1645 में कटाई का कलाम, 1663 में यहाँ पे चिनसुरा, वेस्ट बंगाल में 1658 में यहाँ पे इनका कासिम बाज़ार जो कि बंगाल में। तो इनके कुछ प्रमुख फैक्ट्रियाँ रही हैं। फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कई अलग अलग क्षेत्रों में रही हैं, तो वो फैक्ट्रियाँ आपको ध्यान रखनी नहीं है। मूलतः जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो उनको ध्यान रखना है। लेकिन कहाँ कहाँ फैक्ट्री रही हैं ये भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए इनकी फैक्ट्री जो होती कहाँ कहाँ रही हैं, तो मछलीपट्टनम, कोडाईकनाल, चिनसुरा, कासिम बाज़ार। इसके अलावा आपका पटनार, बालासोर, नागलपट्टी, कोचीन में यहाँ पर अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में इनकी यहाँ पर डच फैक्ट्रियाँ स्थापित रही हैं। पतन के कारणों की बात करें तो मूलतः अगर हम डचों के पतन के कारणों को अगर हम देखें तो नौवहन शक्ति इनकी बहुत अच्छी नहीं रही। नौवहन शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति इनकी, साथ ही यहाँ पर जो पूंजी इनको दी गई थी बहुत कम थी। निर्यात यहाँ पर बहुत ज़्यादा को प्राथमिकता ये नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेज व्यापारियों को यहाँ पर जैसे ही उनका प्रवेश होता है तो धीरे धीरे इनकी जो शक्ति होती है वो क्षीण होती चली जाती है और कुशासन की प्रक्रियाएँ इसमें देखने को मिलती हैं। डच व्यापारी को जो होता है राजनीति में वहाँ पर उन्होंने बहुत हस्तक्षेप भारत में नहीं किया था। अगर हम देखें तो डचों का कहीं भी भारत में राजनीतिक प्रवेश और इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिलती है। वो मूलतः व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और यही दृष्टिकोण वहाँ पर देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा पुर्तगाली और डच की प्रक्रियाएँ समाप्त हो गई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए कि मूवी में कई बार होता है कि कहानी में सबसे पहले ऐसे प्रस्तोताओं को रखा जाता है कि जिनकी हो सकता है आप वेब सीरीज़ अगर देखें, वेब सीरीज़ में क्या होता है, वेब सीरीज़ में होता है कि आपके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लेकर आते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर आप लोगों ने देखी होगी। अब मिर्ज़ापुर में पहले पार्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे कालीन भैया सबसे ज़्यादा प्रमुख रोल में रहते हैं, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोगों को क्या होता है, जब भी नए उभार होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं। और संघर्ष में क्या होता है, या तो आपके जो पहले से स्थापित साम्राज्य है वो ही गिरेगा और नया कोई उभार लेकर आता है। जबकि सेकंड पार्ट में देखने को मिलता है कि कालीन भैया और मुन्ना भैया को यहाँ पे क्या होता है, गुड्डू भैया जो होते हैं बच जाते हैं फर्स्ट पार्ट में और वो वापस आते हैं और यहाँ पर उन दोनों को मार देते हैं। तो यहाँ पर
ठीक कुछ वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी ऐसा ही होता ज़रूर है कि स्टार्टिंग में ज़रूर यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं और उसके बाद यहाँ पर डच आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज जो आते हैं, जब वो इंटर करते हैं और वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी राजनीति को खोलना शुरू करते हैं और उसको खेलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर ना ही पुर्तगालियों को कुछ समझ में आता है, ना ही डचों को कुछ समझ में आता है, और ना ही उसके बाद जो फ्रांसीसी आते हैं वो लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक उनके खिलाफ टिक नहीं पाते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे लेट ज़रूर आते हैं लेकिन अपने आप को पूरे भारत में वहाँ पर स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वही हाल है यहाँ पर कि लेट लतीफ़ आते ज़रूर हैं लेकिन पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है वो यहाँ पर काम आती है, और वही यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंग्रेज इंटर करते हैं और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारा यहाँ पे आपको डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। वैसे इनके बारे में हम सबको पता है, लेकिन पता होते हुए भी कैसे रिवीजन हम कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे समझा वैसे भी मैंने रहा हूँ। हमें क्या करना है, स्टोरी हम सबको पता है, लेकिन क्या फैक्ट है जो ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें सिर्फ वो ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इस अंग्रेज की विषय वस्तुओं में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारत आने वाले जो प्रथम अंग्रेज यात्री थे जॉन मिडल थे। कौन थे? जॉन मिल्डल थे, जॉन मिल्डल हॉल थे। 1597 में ये पहले भी जो होते हैं आते हैं। 1597 में भारत यहाँ पर आ चुके होते हैं। सबसे पहले ये अंग्रेज व्यापारी होते हैं। नाम इनका जॉन मिल्डल हॉल था। इसके अतिरिक्त ये 1588 में जहाजी बेड़े, जिसको आर्मेडा कहते हैं, स्पेन को इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको पराजित किया था। 1599 में यहाँ पर अगर हम देखें तो 217 व्यापारी समूहों को जो कि पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे, उनको लेकर एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसको उन्होंने आगे चलकर नाम दिया गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का पूरा नाम था, बहुत बड़ा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पूछा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में हमें जरूर याद रखना है, जिसे 1837 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को, फैक्ट को ध्यान रखना है। इसके अलावा 31 दिसंबर 16 को चार्टर अधिनियम लेकर आया गया, एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। उस चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी को 15 साल के लिए व्यापार करने की यहाँ पर अनुमति दी जाती है। 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। कंपनी के संचालक के लिए इन्होंने भी एक 26 लोगों को मिलाकर एक निदेशक मंडल स्थापित किए जाते हैं। 26 लोगों को मिलाकर एक निदेशक मंडल को स्थापित किया गया, जिसको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 1601 से 1603 तक पहली सामुद्रिक यात्रा की गई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो आते हैं, ये एक जहाज लेकर आते हैं, एक व्यापारिक जहाज लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? हेक्टर, या रेड ड्रैगन भी कहते हैं। रेड ड्रैगन या हेक्टर जो होता है, कैप्टन हॉकिंस पहला यहाँ पे एक व्यापारिक जहाज लेकर आते हैं। यहाँ पर ये आते कहाँ हैं? गुजरात में सूरत बंदरगाह पे पहुँचते हैं। गुजरात में सूरत बंदरगाह पहुँचने के पश्चात इंग्लैंड के ये शासक जेम्स प्रथम थे उस समय, उनके दूत के रूप में प्रस्तुत होते हैं। कहाँ प्रस्तुत होते हैं? 1609 में जहांगीर के दरबार में ये प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत होने के बाद यहाँ पर ये सारी कार्यविधियाँ यहाँ पे चलती रहती हैं। उसके बाद आगे चलकर 1608 में टॉमस एडवर्ड जो होते हैं, यहाँ पर सूरत के प्रथम अंग्रेज कारखाना यहाँ पर स्थापित करने का श्रेय जाता है। किसको? टॉमस यहाँ पर एडवर्ड इनका नाम था। सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री को स्थापित की गई। पहला नगर जहाँ ब्रिटिशों ने भारत एवं पूर्वी देशों के लिए नींव यहाँ पर रखी थी, वो आपका सूरत रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर हॉकिंस जो होते हैं, 400 का मनसब, एक जागीर और खान की यहाँ पर उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा। तो ये भी कई बार पूछा था कि खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा किस अंग्रेज को यहाँ पर दिया गया, किस व्यापारी को दिया गया था। तो यहाँ पर नाम जो होता है वो ध्यान रखना है, कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद अगर हम देखें तो 1611 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहते हैं, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर पहली कोठी का निर्माण किया गया। गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किया जाता है। गोलकुंडा जो बंदरगाह है उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हीरे मणिक और कपड़े का यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होता था। हीरे मणिक और को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापारिक स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं बड़े स्तर पर। इसके बाद 1613 की बात करें, जहांगीर का एक आज्ञा पत्र जारी करते हैं और इस आज्ञा पत्र के माध्यम से सूरत में एक स्थायी कोठी के निर्माण की अंग्रेजों को अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचते हैं और 3 वर्ष के लिए वो यहाँ पर रहता है, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं और कहानी बदलती है। 1623 में सूरत का केंद्र जो है भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में यहाँ पर अंग्रेजों की अब तक काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित हो चुकी थी। 1623 तक धीरे धीरे उनका विस्तार हो चुका था। विस्तार बहुत तेज़ी से होता है अंग्रेजों का, ये चीज़ तो देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत ही सही तरीके से पूरे भारत में यहाँ पर अपने को विस्तार किया है।
इसके बाद देखिए 1622 में अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी होरमुज बंदरगाह पर पुर्तगालियों को हराकर वहां पर भी ये कब्जा कर लेते हैं और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा इन्हें एक सुनहला फरमान जारी किया जाता है। सुनहला फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? गोलकुंडा के यहाँ पे सुल्तान के द्वारा 1632 में। और ये सुनहला फरमान क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला कि उसको जैसे कि सोने की एक प्लेट में सजा करके उन्होंने आपको पूरा अपने राज्य को अंग्रेजों को वहाँ पर खुद ही सौंप दिया था। इसमें हुआ क्या था? 500 पगोड़ा, ठीक है, जो कि वहाँ की मुद्रा होती थी, 500 पगोड़ा सालाना कर देने पर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक वो व्यापार कर सकते थे पूरे वहाँ पर गोलकुंडा साम्राज्य के बंदरगाह पर, और सिर्फ 500 पगोड़ा वार्षिक उन्हें कर देना था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सुनहला फरमान। इसके बाद अगर हम देखें, आगे चलकर देखें तो 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगीर के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पे ले लेते हैं। ठीक है, किसको पट्टे पे लेते हैं? मद्रास को पट्टे पे लेते हैं। कब ले लेते हैं? यहाँ पे 1639 में। कौन ले लेता है? फ्रांसिस डे ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से। ठीक है, आगे देखिए इसके पश्चात क्या हुआ। आगे चल के 1640 में इसको मद्रास नगर का एक निर्माण किया जाता है और यहीं पर एक सुदृढ़ दुर्ग का या किले का निर्माण किया गया, जिसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कहाँ पे है? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज की यहाँ पर स्थापना की गई। 1641 में कंपनी का इसे मुख्यालय भी बना दिया गया। बहुत तेजी से ये लोग काम कर रहे थे, बहुत जल्दी सारी चीज़ों को यहाँ पर कब्जा कर रहे थे, क्योंकि पॉलिसी सीधा था कि आगे चल के हमें यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित करना है। 1651 की बात करें तो हुगली में यहाँ पे कोठी की स्थापना की गई ब्रिजमैन के द्वारा। उसके पश्चात यहाँ पे कासिम बाजार, पटना और राजमहल में फिर फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों ने स्थापित कर ली। 1651 की बात करें तो 61 की बात करें तो चार्ल्स द्वितीय ने एक आज्ञा पत्र यहाँ पे जारी किया और कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने, संधि विग्रह करने, जैसे गैर ईसाई देशों के साथ, गैर ईसाई राज्यों के साथ करने की यहाँ पर उनको इस आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुमति दे दी। अर्थात कि कंपनी को और सारे यहाँ पर अधिकार दिए गए और इस अधिकारों को प्राप्त करने के बाद कंपनी का विस्तार और भी तीव्र हो गया। 1667 में पहुंचते पहुंचते बंगाल में व्यापार का यहाँ पर एक और फरमान यहाँ पर औरंगजेब ने दे दिया और इसके माध्यम से उन्हें पूरे बंगाल में व्यापार करने की उनको अनुमति मिल जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें, जस्ट मिनट, इस यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, जिस तरीके से वो काम अपने आगे लेकर चल रहे थे बहुत तेजी से। औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी कर दिया, उसके माध्यम से बंगाल पर अब आप व्यापार कर सकते थे पूरी तरीके से। 1667 में 1668 में देखें तो एक और इनके लिए खुशखबरी मिली इनको। किस तरीके से? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई का जो बंदरगाह था पुर्तगालियों से इनको मिल गया, किराए पर जो भी था इनको मिल गया। और यहाँ पर क्यों मिल गया, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पता है कि वहाँ पर पुर्तगाली की और ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी पुर्तगाली जो रानी थी उनसे विवाह हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा इनको ये बंदरगाह भी मिल जाता है। अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, इनके 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 शहरों का भी निर्माण किया। किसके द्वारा किया गया, इनको ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता का निर्माण किया गया। दूसरे जो यहाँ पर हैं गैरलोल्ड अंगियार के द्वारा बंबई का निर्माण किया गया और फ्रांसिस डे के मद्रास के संस्थापक, ये 3 लोग हैं, इनको ध्यान रखें। 3 अलग अलग नाम हैं, जॉब चारनाक कलकत्ता, गैरोल्ड अंगियार बंबई और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। 1687 में कंपनी का जो मुख्यालय था वो ट्रांसफर होता है, सूरत से पहुंच जाते हैं ये लोग बंबई। और 1690 में यहाँ पे जॉब चारनाक जो कि यहाँ पे कलकत्ता को स्थापित करते हैं, उसकी घटना वो कैसे विकसित करते हैं वो भी समझ लीजिए। 1690 में जॉब चारनाक सूता नदी में यहाँ पर एक कोठी को स्थापित करते हैं और आगे चल के वहाँ स्थानीय लोगों ने, जमींदारों ने उनका विद्रोह किया वहाँ पर आसपास क्षेत्रों में, और उसके कारण उनको अनुमति मिल जाती है कि उस पूरे क्षेत्र में किले और दुर्ग का निर्माण कर लें। 1697 में यहाँ पे सूता नदी में यहाँ पे इन्होंने किलेबंदी कर ली, जिसको आगे चल के इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण भी वहाँ पर उसको कहते हैं। सर चार्ल्स आयर प्रथम ने वहाँ पर कह सकते हैं कि इस किले अर्थात फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सर चार्ल्स आयर। आगे चलकर कंपनी ने अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पे एक सूबेदार थे अजीमुश शान, उन्होंने अंग्रेजों को कालीकाता, सूतानती और गोविंदपुर 3 यहाँ पर क्षेत्र दे दिया और उसी को आगे चलकर मिलाकर उन्होंने वहाँ पर एक कोलकाता नगर बनाया और उसी पर उन्होंने फोर्ट विलियम यहाँ पर किले का भी निर्माण किया।
इसके बाद अगर हम बात करें तो 80 सिर्फ कंपनी ने आने के अपने 80 वर्षों में ही कंपनी ने अपने सिर्फ 80 वर्षों में कोलकाता पर भी कब्जा कर लिया, बंबई पर भी कब्जा कर लिया और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने मद्रास को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। आगे अगर हम देखें तो 1686 में औरंगजेब अंग्रेजों के मध्य एक प्रथम मुकाबला हुगली में होता है। 1694 में अगर हम देखें तो ब्रिटिश संसद सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत से व्यापार करने की अनुमति थी, इसे ध्यान रखिएगा। 1694 में ब्रिटिश संसद द्वारा सभी ब्रिटिश प्रजा को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, किसके साथ? भारत के साथ। 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने एक समस्या उत्पन्न की। उन्होंने मुगलों के सूरत के क्षेत्र पे वहाँ पर कुछ मुगलों के जहाज़ों पर कब्जा किया, लूटपाट की, जो कि हज पर जा रहे थे। और औरंगजेब इससे थोड़ा सा वहाँ पर गुस्सा करता है। गुस्सा करने के बाद वो तुरंत वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर कुछ क्षेत्रों को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजों से पटना, काशीपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, सूरत की कोठियां भी छीन ली। सर जॉन चाइल्ड जो भी थे उनको वहां पर भारत से निष्कासित कर दिया। लेकिन आगे चलकर यहाँ पे अंग्रेजों ने थोड़ा सा क्षमा याचना की, 17,000 पाउंड यहाँ पर जुर्माना लगा के औरंगजेब सारे क्षेत्रों को वापस अंग्रेजों को कर देता है। आगे चलकर 1715 में सर जॉन सरमन एक मिशन जो होता था वो फर्रुखशियर के दरबार में आता है और मिशनरीज को वहाँ पर प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। एक और तथ्य आता है, एक शब्द आता है इंटरपोलर। इंटरपोलर जो शब्द है वो मूलतः ध्यान रखिएगा एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारियों को इंटरपोलर की संज्ञा दी गई है। साथ ही विलियम हैमिल्टन नामक एक शल्य चिकित्सक जो आते हैं फर्रुखशियर के दरबार में आते हैं ईसाई मिशनरियों के साथ। उस समय फर्रुखशियर एक बहुत ही भयंकर रोग से पीड़ित था, तो वहाँ पर वो उसका इलाज करता है और इलाज करने के कारण फर्रुखशियर ठीक हो जाता है। और फर्रुखशियर जैसे ही ठीक होता है उसने यहाँ पे एक 1717 में कंपनी के व्यापार को चुंगी व करों से मुक्त घोषित कर दिया कि मतलब आपको कुछ नहीं देना, आप जैसे चाहो वैसे व्यापार करिए। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ गांव भी उनको भेंट कर दिए। बम्बई की टकसाल में निर्मित सिक्कों को मुगल सम्राट की मान्यता प्राप्त हो गई कि अपने सिक्के चला सकते हैं। और कंपनी को इस पूरे जो फर्रुखशियर ने जिस तरीके से इनको करों से मुक्त किया, टकसाल के जो सिक्के थे उनकी अनुमति दे दी, गांव भेंट कर दिए, ये सारी जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, इसको बोला गया कंपनी को दिया गया एक मैग्ना कार्टा की संज्ञा। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसने यहाँ पे प्रदान किया था? तो फर्रुखशियर के आदेश को यहाँ पर कंपनी का मैग्ना कार्टा भी हम कहते हैं। अंग्रेजों की बात हो गई। आते हैं उसके बाद डेनिश आते हैं, डच आते हैं। डेनिश जो होते हैं बहुत कुछ करते नहीं हैं, बहुत कुछ इनके बारे में पता भी नहीं है, बहुत कुछ करते नहीं है, इसलिए बहुत कुछ है भी नहीं। जो कुछ कर गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 1616 में ये भारत आते हैं। 1616 में भारत आते हैं और इन्होंने पहली जो फैक्ट्री स्थापित की 1620 में स्थापित की तंजौर के ट्रांकेबर में। ट्रांकेबर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो तंजौर के ट्रांकेबर में यहाँ पर 1620 में पहली यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1616 में ये भारत में प्रवेश करते हैं। 1676 में श्रीरामपुर में बंगाल में यहाँ पर ये अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 25 वर्षों तक ये भारत में व्यापार करते हैं और 1545 में बहुत ज़्यादा घाटा होता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के उन सारी चीज़ों चक्करों में ये फंस जाते हैं, समझ कुछ पाते नहीं हैं और आगे चल के ये अपने 1745 तक अपनी सभी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अपना सेल आउट करते हैं। 1645 तक अपनी सारी जो फैक्ट्रियाँ उसको सेल आउट करते हैं, किसको? अंग्रेजों को देते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आते हैं अंतिम ये व्यापारी कंपनी के तौर पर भी हम इनको कहते हैं। 1664 में यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। फ्रांसीसी कैरोन या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचता है 1667 में एक दल जो होता है फ्रांसीसी दल भारत पहुंचता है। किसके अध्यक्षता में? फ्रैंको कैरो। नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस कैरोन भी कहते हैं या फ्रैंको कैरो भी इनके नाम से हम जानते हैं। दूसरा चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई। कहाँ? सूरत में। कब? 1668 में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1669 में यहाँ पे दूसरा कारखाना स्थापित किया गया मछलीपट्टनम में। 1669 में दूसरा फ्रांसीसी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1672 में सेंट थोमे मद्रास में यहाँ पे फ्रांसिस मार्टिन को यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, सेंट थोमे जो होता था 1672 में मद्रास जो था एक तरीके से सेंट थोमे का जो दुर्गा, तो वो फ्रांसिस मार्टिन को यहाँ पे प्राप्त होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों को एट द लास्ट यहाँ पे मद्रास यहाँ पर आगे चल के प्राप्त होता है। इसके बाद 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना करते हैं और पौंडीचेरी में किला बंद की स्थापना करते हैं, किले की यहाँ पे स्थापना करते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया फोर्ट लुई। फोर्ट लुई की स्थापना यहाँ पे पौंडीचेरी में की गई। इसके बाद फ्रांसिस मार्टिन को भारत फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो नाम ध्यान रखिएगा फ्रांसिस मार्टिन थे।
इसके बाद शाइस्ता खान ने 1690 से 92 में एक भूमि लेकर के बंगाल के चंद्रनगर की यहाँ पर स्थापना की। तो आगे चलकर यहाँ पर चंद्रनगर की स्थापना जो की वो किसने की थी, यहाँ पर शाइस्ता खान से एक भूमि लेकर फ्रांसिस मार्टिन ने 1690 से 92 में यहाँ पर एक नए नगर की स्थापना की जिसे उन्होंने नाम दिया चंद्रनगर। एक आगे चलकर एक संधि होती है रिजविक की संधि। ये संधि होती है यहाँ पर डचों की फ्रांसीसियों को, जिसके माध्यम से डचों जो होते हैं, डच जो होते हैं फ्रांसीसियों पर आक्रमण करके चंद्रनगर को वो कब्जे में कर चुके होते हैं, तो उसको आगे चल के पौंडीचेरी को वहाँ पे कब्जा कर चुके होते हैं। पौंडीचेरी को रिजविक की संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को वापस डचों से मिल जाती है। इसके बाद 1721 में मॉरिशस, 1724 माहे, 1739 कराई काल पर अधिकार कर लेती है और वहाँ पे कंपनियां ओपन कर देती है। कौन? फ्रांसीसियों के द्वारा 3 अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनियों को आगे चलकर विस्तार दिया जाता है। तो इस तरीके से अंग्रेज के बाद डैनिश के बाद फ्रांसीसियों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। विस्तार बहुत लंबा और लड़ाई बहुत लंबी होती है। आगे चलकर यहाँ पे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य यहाँ पर कुछ युद्ध होते हैं और ये युद्ध कौन कौन से हैं इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनके मध्य 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं जो संघर्ष की दास्तान बताते हैं। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ जिसे हम अडयार युद्ध के नाम से भी जानते हैं, सन ये ध्यान रखिएगा 1746 से 1748 के मध्य ये युद्ध हुआ। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। मूलतः ये लड़ाई कहीं और की थी और यहाँ पर क्योंकि यूरोप में लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, वहाँ पर भिड़े हुए थे, तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ भी अंग्रेज फ्रांसीसी तो वो भी उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर भी भिड़ जाते हैं। आगे चलकर इस यहाँ पर लड़ाई चल ही रही होती है, उसी दौरान यूरोप में जो फ्रांस और ब्रिटेन थे उनके मध्य एक संधि हो जाती है। संधि का नाम था ए ला सापल संधि, 1748 में हो जाती है और उसके माध्यम से युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो इस संधि तो हो जाती है लेकिन भारतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी निकल कर आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो भारतीय राजा थे, शासक थे, वो बहुत कमज़ोर हैं इन शक्तियों के आगे। और दूसरी यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जल शक्ति पर जिसका नियंत्रण होगा वो यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है, मजबूत रह सकता है और शासन कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आगे चल मद्रास, यहाँ पर जो ये संधि हुई एला सापल की संधि, इस संधि के माध्यम से जो मद्रास था वापस अंग्रेजों को मिल जाता है और लुइसबर्ग जो कि अमेरिका में था वो वापस से फ्रांसीसियों को मिल जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जिसे अंबूर का युद्ध भी कहते हैं, ये जो युद्ध हुआ 1749 से 1754 के मध्य हुआ। यहाँ पर कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक जो विवाद थे शासन को लेकर के, वहाँ पर शासन सत्ता हथियाने को लेकर, वहीं पर इन दोनों ही पक्षों ने एक पक्ष का वहाँ पर पक्ष लेने के कारण एक लड़ाई का कारण आपस में वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, पौंडीचेरी की संधि हो जाती है 1755 में और संधि में यहाँ पर हम देखें तो ये अनिर्णायक रहा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने पूरी लड़ाई लड़ी थी, आरकाट का घेरा डाला था, त्रिचनापट्टी का घेरा डाला था, तो वहाँ पर आगे चल के चांद साहब को वहाँ पर मार दिया। तो एट द लास्ट अगर हम देखें तो पूरी लड़ाई अगर हम वहाँ पर उसका पूरी कहानी पढ़ने जाओ तो पता चल जाता है कि अंग्रेजों का कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा एक पक्ष भारी वहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन किसके पक्ष को लेकर है, कौन किसके पक्ष में था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की तरफ से यहाँ पे फ्रांसीसी थे, नासिर जंग की तरफ से ब्रिटिश थे। वहीं अगर हम बात करें कि कर्नाटक में चांद साहब जो थे वो फ्रांसीसी के साथ थे और अनवरुद्दीन जो थे वो ब्रिटिशों के साथ थे। आगे चलकर इनके मध्य तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है जिसे हम वॉन्डी वॉश का युद्ध भी कहते हैं, 1760 में होता है और इसी युद्ध के माध्यम से वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो फ्रांसीसियों का पूरा जो खेल था वो समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का यहाँ पे पूरा आधिपत्य हो जाता है। 1756 से 1763 तक 7 वर्षीय युद्ध के दौरान यहाँ पर ये लड़ा गया। पेरिस की यहाँ पर एक संधि होती है 1763 में और यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं वॉन्डी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजों ने इससे 1 साल पहले ही 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और इस क्षेत्र पर उनका अपना कब्जा किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर हम देखें तो जिंजी व माहे पर भी आगे चलकर इन्होंने कब्जा किया। सर आयरगुट यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और आगे चलकर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रनगर को छोड़ करके से सभी चीज़ें जो होती हैं पेरिस की संधि के पश्चात वहाँ पर फ्रांसीसियों को वापस कर दी जाती हैं। और एक चीज़ और बोला गया कि फ्रांसीसी अपने सैनिक यहाँ पर अब नहीं रखेंगे, वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करेंगे और ऐसा वहाँ पर होता भी है। फ्रांसीसी उसके बाद फिर भारत की राजनीति में नहीं प्रवेश करते हैं, ना सैनिक लेंगे, वो सिर्फ भारत के साथ व्यापार को वहाँ पर प्राथमिकता देते हैं।
1755 में अगर हम देखें तो गोडे हेयुको ने यहाँ पे पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और डुप्ले ने इसका काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि डुप्ले को वहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वापस बुला लिया जाता है और वहाँ पे गोडे हेयु आते हैं, वहाँ पर वो संधि पर हस्ताक्षर करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध भी होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर लाली आते हैं। लाली भी बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक बुस्सी को कहते हैं हैदराबाद पे जो घेरा एक डाल रखा था मद्रास के संदर्भ में, वहाँ पे उसको वापस बुलाते हैं हैदराबाद से। और ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से होती हैं कि वहाँ पर अंग्रेज फ्रांसीसी के प्रभुत्व होने के बाद भी उसे जीत नहीं पाते हैं। और यही कारण था लाली जो थे फ्रांस को वापस बुला लिया जाता है लाली को, और मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हार का कारण था वो पूरी तरीके से लाली के द्वारा गलत तरीके से लिए गए निर्णय थे। इसके बाद कुछ कथन यहाँ पर कहे गए, कुछ कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे एक कथन कहा गया, वॉल्टेयर ने कहा था कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया के सभी जो होते हैं माचिस पे वहाँ पर उन्होंने आग लगाने का काम किया है। तो क्योंकि लड़ाई जो होती थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में हुई, लेकिन उस लड़ाई का जो विस्तार था वो अमेरिका और एशिया में जो कि उपनिवेशिक क्षेत्र थे वहाँ पर भी वो लड़ाई देखने को मिलती है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे वॉल्टेयर ने कथन दिया था। इसके अलावा एक कथन और यहाँ पर देखने को मिलता है आरसी मजूमदार जी का, और आरसी मजूमदार जी ने जो कथन कहा है कि इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से दरवाजे बंद कर दिए। ये जो कथन दिया था उन्होंने तीसरे कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी जो ब्रिटिश आगमन थे, यूरोपीय आगमन था, कहानी थी, आक्रमणकारी थे और यूरोपियों के बारे में पढ़ा। एट द लास्ट एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये मैप आप देख रहे हैं, ये जो मैप है यहाँ पर एक जानकारी देता है कि किसकी कहाँ पर कौन सी बस्तियाँ रहीं, कैसी बस्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर जो स्वीडिश कंपनी है द लास्ट भारत में आती है 1731 में आती है। विलियम यूजेलिंग्स जो होते हैं गोहनबर्ग कह सकते हैं कि स्वीडन की कंपनी थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लास्ट में आती है 1731 में। इसके जो प्रथम गवर्नर थे या जो व्यक्ति थे वो विलियम यूजेलिंग्स थे, और ये जो वहाँ आते हैं वहाँ पे गोहनबर्ग में ये आते हैं, तो आसपास एशिया में एंटर करते हैं। अब मैं बात करूं तो भारत में यूरोपीय वस्तुओं के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, और ये केंद्र अगर देखें 1498-1739 के मध्य रहे हैं, और जितने भी केंद्र अगर आप देखें ये सभी अगर आप देखें तो ये तटों पर हैं। कहाँ पर हैं? सब के सब आपके तटों पर हैं, कहीं भी आपको अंदर ये क्षेत्र देखने को नहीं मिलते हैं। और ये कब तक है? 1739 तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिशों का पूरी तरीके 1760 के वांडीवाश के युद्ध में जिस तरीके से फ्रांसीसियों को हरा देते हैं और कोई यहाँ पर अंग्रेजों का कह सकते हैं कि विरोध करने वाली कोई यूरोपीय कंपनी नहीं बसती है, तब वो भारत के अंदरूनी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बड़े स्तर पर शुरू करते हैं और कब्जा करना शुरू करते हैं। तो वो जो मुगल साम्राज्य की स्थिति आती है, क्योंकि देखिए एक कहानी के दो पार्ट हैं। ये तो कहानी है कि जहाँ विदेशी ही आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो 1600, 1700, 1800 की समय चल रहा है जहाँ ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था यही लोग भारत में थे। उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था, उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य था। जब से ये 1600 में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आप देखें तो आपके ब्रिटिश अकबर का शासनकाल, फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद फिर उसके उत्तरकालीन आपके मुगल साम्राज्य शामिल हो जाता है। जो कि उन सारी चीज़ों के दौरान अंग्रेजों का किस तरह का प्रभुत्व हुआ, किन किन क्षेत्रों हुआ, कैसे कब्जा किया, किन क्षेत्रों कैसे मिलाया, तो वो भी सारी जानकारी है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्या क्या बनता है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका पश्चिमी और पूर्वी तट पे है, ठीक है। कौन कौन सी बस्तियां हैं, कब बनी थी वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दीव है सबसे पहले 1535 में। यहाँ पर सभी यूरोपीय हैं, कौन किसकी है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। कौन कब यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां एंटर करती हैं, बस्तियां स्थापित करती हैं, सिर्फ हम वह देख रहे हैं। तो दीव में जो पहली यहाँ पर यूरोपीय बस्ती बनी 1535 में, सूरत में 1608 में, दमन में 1559, बेसिन 1534, बॉम्बे 1533, गोवा 1510, कन्नौर 1505, माहे 1524, कालीकट 1498, कोचीन 1503 और 1663, क्योंकि अलग अलग राज्यों के दो लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद नीचे से फिर देखिए नागपट्टिनम ये 1507, उसके बाद कराईकाल 1739, तंजावुर 1620, पौंडीचेरी 1674, सद्रास 1670, मद्रास 1639, पुलिकट 1610, मछलीपट्टनम 1605, यनम 1725, विशाखापट्टनम 1682,
कलकत्ता, यहाँ पर अब आ गए हम सीधे कलकत्ता 1690। इसके ऊपर देखें तो श्रीरामपुर है 1676। उसके ऊपर अगर आप देखें चंद्रनगर है 1690। फिर आप यहाँ देखें हुगली है 1538। सबसे ऊपर आपका चिंसुरा है 1625। तो ये आपका जो पूरा एरिया है ये ब्रिटिशों, डच, डेनिश जो भी आए यहाँ पर, ठीक है, पुर्तगाली, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अपने अपने बस्तियाँ बनाई, वहाँ निवास किया। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दोनों ने अलग अलग समय पे आए। पहले वहाँ पुर्तगाली आए, फिर उनको हरा के डच आ गए, फिर डचों को हरा कर ब्रिटिश आ गए। तो इस तरीके से वहाँ पर कई जगह 2 सन लिखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें 1503 1663 लिखा हुआ है, नागपट्टिनम में 1507 1659 लिखा हुआ है। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं। ये आपकी स्थिति देखने को मिलती है जब आपके ब्रिटिशों का, वहाँ पर डचों का, सबका आगमन होता है। ये तो हो गया यूरोपीय आगमन। लेकिन मैंने कहा कि कहानी के 2 पार्ट हैं। कहानी अगर जब आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में सिर्फ हीरो क्या कर रहा है नहीं देख रहे हैं, हीरो के साथ साथ जो उसके सपोर्टिव पार्ट होते हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, विलेन क्या कर रहे हैं। तो जब तक सभी को अगर आप मिलाकर नहीं देखोगे तो पिक्चर क्या होती है, पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर काम वही हुआ कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर अंग्रेजों को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाकी चीजें क्या हो रही, क्या उसमें और कोई नहीं था, थे कौन लोग थे और क्या कर रहे थे और किस प्रकार की घटनाएं उस दौरान वहां पे चल रही थी, ये भी वहां पर समझने की यहां पर जरूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या। अब आते हैं, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो उत्तर मुगल कालीन राज्य शासक आए वो कैसे थे, उन्होंने क्या हासिल किया और किस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशों को पूरे राज्य में स्थापित, अपने आप को स्थापित करने के लिए उनको किस तरह से अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो उत्तरकालीन मुगलों की एक वंशावली है, उसको देख लीजिए। जो यहाँ पे जो शासक था औरंगजेब, ठीक है, जिसको आलमगीर प्रथम भी कहते हैं, पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था और आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाते हैं। इनके 5 बच्चे थे। पहला थे मुअज्जम, जिसको आप बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं या शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। दूसरा है मोहम्मद आजम, तीसरा अकबर द्वितीय और दूसरा इसके बाद 5 चौथे हैं सुल्तान अहमद, 5वें हैं मोहम्मद काम बख्श। इनके जो सन, यहाँ पर इनका कोई पुत्र नहीं है, इनका कोई पुत्र नहीं है। अकबर द्वितीय के एक पुत्र थे यहाँ पे नकुशीर थे और इसी के दौरान मोहम्मद कामबख्श के पुत्र थे मुही उस सुन्नत और मुही उस सुन्नत के पुत्र थे मुही उल मिल्लत, जिसे हम शाहजहां तृतीय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो पहले शासक बनते हैं वो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से हम जानते हैं। पहले शासक ये बनते हैं किसके बाद, औरंगजेब के पश्चात। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मुअज्जम या शाह बहादुर शाह प्रथम के 5 पुत्र हैं, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जो है सबसे लास्ट इनके शासक 12वें शासक बनते हैं और इनको एट द लास्ट स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल होते हैं। विद्रोह करते हैं अंग्रेज खिलाफ, लड़ाई लड़ते हैं, हार जाते हैं, मुकदमा चलता है, रंगून भेज दिया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर के शाहजहां पुत्र था। शाहजहांदार से के जो पुत्र थे वो आलमगीर द्वितीय थे। आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय के पुत्र अकबर शाह द्वितीय थे और अकबर शाह द्वितीय के पुत्र कौन था, बहादुर शाह द्वितीय थे। इसके अलावा बहादुर शाह प्रथम के जहांदार शाह के अलावा अजीमुश शान भी एक पुत्र थे, रबी उल कद्र थे, जहान शाह थे। अजीमुश शान के अगर हम देखें तो फर्रुखशियर उनके पुत्र थे, जो आगे चल के शासक बनता है, 3रा शासक बनता है। रफ़ीउल कद्र के यहाँ पे 3 पुत्र हैं, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ीउद्दौला या शाहजहां द्वितीय, 5वें शासक ये बनता है। रफ़ीउद दरजात ये 4था शासक बनता है। इसी दौरान यहाँ पर देखें जहान शाह के मोहम्मद शाह प्रथम जो 6ठे शासक हैं और अहमद शाह जो 7वें शासक बनते हैं। किस तरीके से इनकी पूरी एक वंशावली है। अब इन्हीं वंशावली, ये नाम है, शॉर्टकटर में है, लेकिन इन्हीं के बारे में हमें डिटेल से भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन भर को हमें यहाँ पे समझना है। बाकी इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें उससे मतलब है जो हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मतलब किनसे किससे निकलता है। सबसे पहले देखिए बहादुर शाह प्रथम जी, ये आए 1707 से 1712 में, ठीक है। 1707 से 1712 के दौरान ये किस तरीके से क्रियाविधियां संचालित करते हैं, क्या होता है, उनको समझिए। औरंगजेब का यहाँ पर एक ज्येष्ठ पुत्र है, ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। नवाब बाई इनकी माँ थी और शांतिपूर्ण मैत्री की नीति इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान। संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, इन्हीं के शासनकाल में 1707 में इन्हें छोड़ दिया गया था। 1688-89 में उन्हें पकड़ लिया गया था। उसके बाद इन्होंने आते ही उनको 1707 में इन्हें छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई जजिया नीति को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। जजिया नीति को समाप्त करने वाले यहाँ पे ये शासक थे बहादुर शाह प्रथम, ये ध्यान रखिएगा।
डच शिष्टमंडल जो होता था 1711 में बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में यहाँ पर आता है। जोशुआ केटलर के नेतृत्व में यहाँ पर आया था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए गए, ये ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह और साथ ही साथ गुरु नानक दोनों के जो थे सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो थे बहादुर शाह प्रथम, इनको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इतिहासकार खफी खां ने इन्हें शाहे बेखबर की उपाधि दी है। तो शाहे बेखबर की उपाधि किसे दी गई, किस मुगल शासक को? बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, किसके द्वारा दी गई? इतिहासकार खफी खां के द्वारा। इसके अतिरिक्त देखिए जहांदार शाह 1712 से 1717 के दौरान ये अगले शासक यहाँ पर बनते हैं। और शासन की बागडोर जो होते हैं जुल्फिकार खां या ईरानी दल, ये कई सारे दल थे, 4 अलग अलग दल थे। कौन कौन से थे उनके बारे में देखिए, एक तुरानी था, दूसरा ईरानी, तीसरा अफगानी, चौथा यहाँ पे हिंदुस्तानी। तुरानी और अफगानी जो होते हैं वो सुन्नी थे, जबकि ईरानी आपका और इस पर जो होते हैं चिनकलिश खां और गाजीउद्दीन जैसे सरदार जो थे इस दल के प्रमुख सरदार थे। दूसरा दल था ईरानी दल, यहाँ पे सिया समुदाय का प्रभुत्व था। इनके जो प्रमुख सरदार थे जुल्फिकार खां और अरशद खां थे। इसी तरह तीसरा दल था हिंदुस्तानी दल। हिंदुस्तानी जो दल था इसमें हिंदू जो थे, पहले के हिंदू जो मुसलमान बन गए थे ऐसे लोग थे। इसमें आपके जो सैयद बन थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सरदार थे या प्रमुख थे। और इस ग्रुप को जाट हैं, सिख हैं और हिंदुस्तानी जो व्यापारी थे, आपके हिंदू व्यापारी थे, उनका इनको समर्थन भी प्राप्त था। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो औरंगजेब का जो होती है मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हो गई थी। मालवा के यहाँ के जय सिंह मिर्जा राजा की जो उपाधि दी गई थी वो जहांदार शाह के द्वारा दी गई। मालवा के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा? जहांदार शाह के द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की भी उपाधि दी। सुभंग चंद्र जो होता था, इनका कह सकते हैं कि एक आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक प्रशासन देखता था और उसने एक भू राजस्व की वसूली के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था आरंभ की जिसे इजारा व्यवस्था कहा गया। तो इजारा जो व्यवस्था है भू राजस्व वसूलने की प्रथा थी और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? जहांदार शाह के शासनकाल में। शासनकाल 1712 से 1717 तक था। इसके बाद बात करें तो इन्हें लंपट मूर्ख की भी संज्ञा दी जाती। किसे? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। इतिहासकार खफी खां ने एक कथन यहाँ पे कहा था कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। अर्थात इनके शासनकाल में इन लोगों के लिए सबसे अच्छा शासनकाल था, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से विकसित हो सकते थे। इसके बाद आते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के देखे बारे में यहाँ पे कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ 11 जनवरी 1713 में ये शासक बनता है। शासक बनने के बाद यहाँ पर अब्दुल्ला खां को इन्होंने अपना वजीर बनाया। किसको? अब्दुल्ला खां को। हुसैन अली खां को यहाँ पर मीर बख्शी बनाया और तीर्थ यात्री कर को समाप्त करने के श्रेय जाता है फर्रुखशियर को। तीर्थ यात्री कर किसके द्वारा समाप्त किया गया? फर्रुखशियर के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। साथ ही 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान, जो उसकी मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, किसके द्वारा जारी किया गया था? फर्रुखशियर के द्वारा जारी किया गया। देखिए यहाँ पर वही चीज़ें हैं अब यहाँ पर मिलना शुरू हो गई, जो अभी आपने अकेले अकेले पढ़ लिया, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सब एक चीज़ के साथ मिल जाएंगी। इसके बाद इन्हें घृणित कायर सम्राट भी कहा गया। कौन सा? घृणित कायर सम्राट की भी संज्ञा इनको दी जाती है। इसके बाद एक आते हैं अगले शासक रफ़ी उद दर्जात। फरवरी से जून 1719 तक रहते हैं। 12 शासकों में उत्तर मुगल कालीन 12 शासकों में जो सबसे कम समय तक मुगल शासक था वो था ये रफ़ी उद दर्जात। सिर्फ 4 महीने के 3 माह 4 दिन के लिए ये शासक बनता है। ठीक है। नेकुशियर का यहाँ पर एक विद्रोह होता है। सैयद बंधु यहाँ पर अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से और क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक रहता है। इस शासनकाल के दौरान सैयद बंधुओं के द्वारा इन्हें सम्राट बनाया गया। सुरा और सुंदरियों में इनकी तल्लीनता कुछ ज़्यादा ही बनी रहती है और इसी कारण यहाँ पर अगर देखें तो इन्हें मोहम्मद रंगीला का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मोहम्मद रंगीला। इसके अतिरिक्त हिजड़वा महिलाओं का जो प्रभुत्व था इसके शासनकाल में वहाँ पे प्रभावी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़वा महिलाओं का यहाँ पे प्रभुत्व एक बार बढ़ता है। 1720 में सैयद हुसैन अली की हत्या कर दी गई और हैदर खां के द्वारा। तो यहाँ पे 1720 में सैयद बंधुओं में एक बंधु की यहाँ पर सैयद हुसैन अली की हत्या की गई और 1722 में अब्दुल्ला खां की भी यहाँ पर हत्या कर दी गई।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यहाँ पे मुर्शीद कुली, अवध में शहादत खां, दक्कन में निजामुल मुल्क, भरतपुर व मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब में कटेहर रुहेले अब तक यहाँ पर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिए थे। अर्थात यहाँ से एक नई कहानी जन्म लेती है कि क्षेत्रीय स्तर पर नए राज्यों का यहाँ पर उदय होता है। और वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में। इनको ख़त्म करते हैं, हम अगले पार्ट में पहुँचेंगे तो उनके बारे में, इन्हीं यहाँ पर जो कहानी शुरू हुई है इसकी डिटेलिंग हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि 24 फरवरी 1739 में फारस के शासक नादिर शाह का यहाँ पर आक्रमण हुआ। साथ ही बाजीराव प्रथम ने 1737 में यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया। 1720 में इन्होंने जजिया कर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह के द्वारा 1720 में जजिया कर को अंततः यहाँ पर प्रतिबंधित ही कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त फूल वालों की सैर नामक जो उत्सव है वो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। कहाँ प्रारंभ किया गया था? ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह में दिल्ली पर। ख्वाजा कुतुब साहिब के दरगाह पर दिल्ली में फूल वालों की सैर नामक उत्सव का आयोजन भी किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। 1747 में अब्दा शाह अब्दाली पंजाब के सूबेदार शहनवाज खां के नियंत्रण पर भारत पर उन्होंने आक्रमण करता है। तो अहमद शाह अब्दाली इसके शासनकाल में यहाँ पर आक्रमण कर चुके होते हैं और उसका आक्रमण फिर यहाँ पर लगातार, यहाँ पर जो पहला आक्रमण होता है वो असफल हो जाता है। उसके बाद वो बार बार ही आक्रमण करता रहता है। अगला शासक यहाँ पर देखिए अहमद शाह बनता है 1748 से 1754 में। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर इसके बाद लगातार आक्रमण करता ही रहता है। अहमद शाह ने सफदरगंज को वजीर नियुक्त किया। इमादुल मुल्क को दूसरा वजीर इसके बाद बनते हैं, जिसने अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डाल देते हैं। प्रशासनिक कार्यों में राजमाता उधमबाई का अत्यधिक हस्तक्षेप रहता है, जिन्हें किबलाए आलम की उपाधि दी गई। तो किबलाए आलम की उपाधि राजमाता उधमबाई को दिया गया क्योंकि वहां पर उनका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। और किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में। कब से कब तक था? 1748-1754 में। और अहमद शाह अब्दाली ने इसके शासनकाल में कई बार आक्रमण किए। इसके बाद आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आता है। कब से कब तक? 1554 से स्टार्ट होता है और 1559 तक आता है। 1554 से 1559 के दौरान गाजी उद्दीन जो इमाद उल मुल्क था उसको वजीर यहाँ पर नियुक्त किया गया। वजीर नियुक्त करने के साथ यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि अहमद शाह अब्दाली ने 1556, 57 और 59 में यहाँ पर आक्रमण करता है इनके शासनकाल में। और 1757 में इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरीके से नींव पड़ जाती है। उन्होंने पराजित करने के पश्चात गाजीउद्दीन यहाँ पर एट द लास्ट यहाँ पर उनकी हत्या करवा दी जाती है। किसकी? गाजीउद्दीन। कौन था यहाँ पर? उनका वजीर था, उनकी यहाँ पर हत्या हो गई। अगला शासक बनते हैं शाहजहां तृतीय। दिसंबर 1759 में से अक्टूबर 1960 तक रहते हैं, अक्टूबर 1760 तक रहते हैं। इमादुल मुल्क द्वारा शासक यहाँ पे बनाया जाता है। और क्योंकि इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी थी और हत्या करवाने के पश्चात यहाँ पे जो अलग अलग शासक बनाता है, कौन बनाता है? इमादुल मुल्क ही बनाते हैं। शाहजहां यहाँ पर तृतीय को बनाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ज़्यादा लंबे समय तक ये रहता नहीं है। इसके बाद अगले शासक बन जाते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। लंबे समय तक यहाँ पे शासन रहता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि आलमगीर जब द्वितीय यहाँ पर उनकी डेथ होती है तो इन्हीं का ये पुत्र होता है शाह आलम द्वितीय। ठीक उसी समय ये भी उपाधि धारण करता है, लेकिन ये दिल्ली में ही होता है। और इमादुल मुल्क इतना प्रभावी रहता है कि उसे दिल्ली में घुसने नहीं देता है। और इसके कारण इसका जो वास्तविक नाम था अली गौहर था। तो ये हेल्प लेता है मराठों की। 1772 में मराठों की सहायता से ये दिल्ली में प्रवेश करता है और वहाँ पर शासक बनता है। इसी दौरान यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली मराठों के मध्य 1761 में। मराठे जो होते हैं पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। नजीबुद्दौला के मीर बख्शी का पद यहाँ पे प्रदान किया जाता है। इसी के शासनकाल के दौरान एक और युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं 1764 के बक्सर युद्ध को। अंग्रेजों को यहाँ पर शाह आलम द्वितीय को यहाँ पर उन्होंने पराजित कर दिया। अंग्रेजों के ने शाह आलम द्वितीय को 1764 के बक्सर युद्ध में। और उसको आगे चलकर एक संधि करते हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी भी मिल जाती। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसके माध्यम से अंग्रेजों का जो प्रभुत्व रहता है आंतरिक क्षेत्रों में वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रथम मुगल बादशाह था। ये प्रथम मुगल बादशाह था जिसे अंग्रेजों ने पेंशनर बनाया। कौन था? शाह आलम द्वितीय। 1806 में शाह आलम द्वितीय व लॉर्ड वेलेस्ली के हस्ताक्षर युक्त भारत की प्रथम पुत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया।
प्रथम पत्र मुद्रा, भारत की प्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन भी इसी के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर थे और शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर थे। कब? 1806 में। और इसे जारी किसने किया था? रुपए को बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था। किसने? बैंक ऑफ बंगाल ने इसे जारी किया था। इसकी मृत्यु 1806 में हो जाती है। अगले शासक बनते हैं अकबर शाह द्वितीय, 1806 से 1837 के मध्य। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला यह प्रथम मुगल शासक था। अंग्रेजों के संरक्षण में यह पहला शासक था जो यहाँ पर अकबर शाह द्वितीय वो शासक बनता है। 1835 में मुगल टकसाल बंद कर दिए गए। अभी तक जो मुगल सिक्के जारी होते थे इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया और अब सिर्फ अंग्रेजी सिक्के ही वहाँ पर चलते थे। और राजा राम मोहन राय को यहाँ पर राजा की उपाधि देकर इसने ब्रिटेन भेजा था ताकि वो अपनी पेंशन को प्राप्त कर सके। इसे ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन किसके द्वारा भेजा गया था? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। इसके बाद आते हैं इनके अंतिम शासक और वो थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से 1857 तक ये शासक रहते हैं। ये अंतिम मुगल बादशाह थे, बिना साम्राज्य का भी बादशाह इनको कहते हैं क्योंकि तब तक अंग्रेजों का अधिकार था। जफर इनका उपनाम था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया, रंगून भेज दिया और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1857 में। ये पूरी घटनाक्रम यहाँ पर हमने देखा कि मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। स्टार्ट किया उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य जो होता है, औरंगजेब के पश्चात का शासनकाल शुरू हुआ। कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, वो यहाँ पर हुई। अब कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर इस शासनकाल के दौरान होती हैं। क्या? पहली चीज़, उत्तरकालीन प्रथम मुगल शासक, उत्तरकालीन मुगल का प्रथम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। तो पहला कौन था? बहादुर शाह प्रथम और अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। दूसरी एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये किसकी बुक है? किसके द्वारा लिखी गई है? सर जादूनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? सर जादूनाथ के द्वारा लिखी गई। औरंगजेब का मजार कहाँ है? औरंगाबाद में है। इसके अतिरिक्त गीदड़ शायर की उपमा किसे दी गई है? फर्रुखशियर को दी गई है। गीदड़ शायर की उपमा किसे दी गई? फर्रुखशियर को दी गई। सच्चा बादशाह की उपाधि किसे दी गई? बंदा बहादुर को। लोहगढ़ किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने कराया। सैयद उपाधि को धारण करने वाला पहला और एकमात्र मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम ने सैयद की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त सैयद बंधु का दमन किस दल द्वारा किया गया? तुरानी दल के द्वारा किया गया। 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ था। इसके अतिरिक्त नेपाल ईरान का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? नादिर शाह को दी जाती है। किसे दी जाती है? नादिर शाह को दी जाती है। दुर्रे दुरानी यानी कि युग का मोती किसे कहा गया? अहमद शाह अब्दाली को कहा गया। मुगलानी बेगम, मुगलानी बेगम कौन थी? मुगलानी बेगम थी पंजाब में महिला सूबेदार थीं और ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में थीं। इसके बाद मुंतखब उल लुआब की रचना किसने की? खफी खान ने की। ठीक है, ये एक मध्यकालीन लेखक थे। इसके अतिरिक्त 1773 में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और किस पर आधारित थी? तो नक्षत्रों से संबंधित थी और जयपुर के सवाई राजा जय सिंह के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा गया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था आपको जयपुर के सवाई राजा जय सिंह के द्वारा दिया गया। साथ ही सैयद हुसैन अली व बालाजी विश्वनाथ के मध्य यहाँ पर एक संधि हुई जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है और ये हुई थी 1717 में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे आते हैं और इन्हीं से संबंधित हैं। एट द लास्ट इन्हीं शासनकाल में कुछ और विदेशी आक्रमण हुए जिसमें दो ही इंपॉर्टेंट हैं। एक नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 में हुआ और उसने वहाँ पर कोहिनूर का हीरा वहाँ पर आता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद और वो कहाँ का था? नादिर शाह ईरान का था। ईरान को उसे मोती भी नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी आप फैक्ट पढ़ चुके हैं। दूसरा था अहमद शाह अब्दाली, वो आपका अफगानिस्तान का भी वहाँ पे शासक बन जाता है और इसने कई आक्रमण किए, 7 अलग अलग समय में आक्रमण किए। 1749 में 1748 में पहली बार आक्रमण किया था, पंजाब में असफल था। 1749 में दूसरा आक्रमण उसने किया, पंजाब के गवर्नर मुइनुल मुल्क को वहाँ पर उसने परास्त किया। 1752 में तीसरा उसने आक्रमण किया, मुगल सम्राट अहमद शाह को हरा करके सिंध और पंजाब को उसने हस्तगत कर लिया। उसके बाद 1757 में चौथा आक्रमण किया और दिल्ली, मथुरा, आगरा इत्यादि क्षेत्रों को उसने लूटा और वहाँ पर उसने आगे लूट करके वहाँ पे जाता है। उसके बाद रघुनाथ राव आते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और
कुछ चीज़ों को परिवर्तित करते हैं, पंजाब में जाते हैं, वहाँ पर भी लूटपाट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अदीना बेग को वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। इसी से तिलमिला करके अहमद शाह अब्दाली एक और आक्रमण करता है, मराठों के बीच उनके युद्ध होता है, पाँचवां आक्रमण करता है 1761 में, जिसे हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। मराठों को पूरी तरह वो पराजित कर देता है। इसके बाद फिर चला जाता है 1700, उसके बाद एक और आक्रमण करता है, फिर सिखों को हराने के लिए छठा आक्रमण करता है और सातवां आक्रमण भी वहाँ पर असफल रहता है, तो फिर सातवां आक्रमण करता है। अंतिम उसका आक्रमण रहता है 1767 में, उसका अंतिम आक्रमण सिखों को ही दंडित करने आता है, लेकिन वहाँ पर उसमें भी असफल रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देख लिया, क्या देख लिया, हमने कहानी शुरू की थी हमने, जिसके एक पार्ट में देखा अंग्रेज आए, विदेशी थे, ठीक है, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर आए आपके डच आए, डच के बाद आपके अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, और उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ क्या स्थापित किया, कब किससे लड़े, कब कौन हारा कौन जीता, वो देख लिया, उनके क्षेत्रों को देख लिया। फिर हमने देखा कि इस दौरान भारत में क्या हो रहा था। ये तो विदेशी थे जो बाहर से आए थे, भारत वाले क्या कर रहे थे। तो भारत में हमने देखा कि भैया जो मुगल साम्राज्य था उसके जो सबसे मजबूत जो शासक थे औरंगजेब का पतन हो गया, और उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो फिर यहाँ पर तोड़ मड़ोड़ वाली थी, आने और जाने वाली थी, आपस में भटकने वाली थी, और क्षेत्रीय ताकतें थीं और अलग अलग जो दल थे, चाहे वो तुरानी दल हो, ईरानी दल हो, अफगानी दल हो, वो वहाँ पर विकसित हुए। उन्होंने कई समय तक किंग मेकर की भूमिका दिखाई। कमज़ोर शासक थे, अंग्रेज एंटर करते हैं, कुछ लोगों को आपको धीरे धीरे वहाँ पर अधिकार करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनको पेंशनर बनाते हैं, उनको भी समाप्त कर देते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं समाप्त। दो चीज़ें हमने देख ली, हमने ये देख लिया कि ब्रिटिश आकर यहाँ पर पहले उन्होंने यूरोपियों को एक तरफ समाप्त किया, फिर ब्रिटिशों ने क्या किया कि भारतीय क्षेत्र में जब एंटर किया, भारतीय शासकों को देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे यहाँ पे मुगल साम्राज्य को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। अब तीसरा आता है ब्रिटिशों का, क्योंकि इसी समय हमने यहाँ पर देखा था कि मोहम्मद शाह के समय पे कुछ देशी रियासतें थी वो यहाँ पे स्वतंत्र होने लगी थी। तो यहाँ पे कौन कौन सी देशी रियासतें थी, उनके समय की कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पर एंटर करते हैं और इनको भी कैसे समाप्त करते हैं। क्योंकि हमें आधुनिक भारत में पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिशों का किस तरीके से पूरे देश में वहां पे कब्जा कैसे होता है, वो कैसे एक एक करके सारे राज्य पर आपको कब्जा करते जाते हैं, और साथ ही साथ जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से वहां पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले पार्ट में क्या किया, पहले हमने पार्ट में देखा, पहले मैं ब्रिटिशों को लेकर आया और यूरोपियों को बाहर कराया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य को उसने समाप्त किया। अब तीसरा हुआ क्षेत्रीय स्तरों पर वो किस तरीके से कब्जा करेगा, तो कौन कौन से राज्य हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी क्या प्रमुख परीक्षा प्रयोगी दृष्टिकोण से क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18वीं सदी के जो स्वतंत्र राज्य हैं, पहले मैं वो आपको बता दूं कितने राज्यों के बारे में यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो बने, सबसे पहले अवध है 1739 में, सादत खां या बुरहानुल मुल्क के द्वारा इसे स्थापित किया गया, एक अलग मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। दूसरा है हैदराबाद दक्कन, जो 1724 में चिन किलिच खां के द्वारा, इसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं, स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है, राज्य बनाता है। रुहेलखंड 1714 में वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां के द्वारा इसे स्वतंत्र किया जाता है। इसके बाद बंगाल 1713 में मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। कर्नाटक को 1719 में सादुतुल्ला खां के द्वारा एक नए राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। भरतपुर को 1700 में चूड़ामन व बदन सिंह के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। मैसूर को 1761 में हैदर अली के द्वारा यहाँ पे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा सिख राज को बंदा सिंह के द्वारा, त्रावणकोर को मार्तंड वर्मा के द्वारा, महोम को रुद्र सिम्हा के द्वारा, मराठा राज्य को यहाँ पे साम्राज्य को पेशवा बालाजी विश्वनाथ और राजपूताना को अजीत सिंह के द्वारा अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाता है। लेकिन ये राज्य जो स्थापित किए गए, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं अपने अपने क्षेत्रों को स्थापित करने के दौरान कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, कई क्वेश्चन पूछे गए, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, IAS हो, PCS हो, वनडे एग्जाम में यहाँ पर हर तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है तो देख लिया करो। हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चन पेपर देखा करो, उससे आपको आइडिया मिलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हम वही कर रहे हैं। क्विक रीजन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, हम वही पढ़ रहे हैं। तो चलिए लास्ट सेगमेंट है
कुछ देर और साथ रहिए और यहाँ पर आपके अंतिम सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आप साथ में लेकर जा रहे हैं। खुश होकर आराम से आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं दक्कन के राज्य को। देखिए, दक्कन का जो राज्य है ये सूकरखेड़ा का एक युद्ध होता है 11 अक्टूबर 1724 को। मुबारिज खां और चिनकलिश खां के मध्य यह युद्ध होता है और यहाँ पर चिनकलिश खां जीत जाते हैं और दक्कन के निजाम वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। हिंदू दीवान यहाँ पर दीनानाथ को यहाँ पर दीवान नियुक्त किया जाता है। जो हिंदू दीवान थे उनका नाम था दीनानाथ और इसे निजामुल मुल्क के द्वारा नियुक्त किया गया। निजाम हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कर्नाटक के युद्ध, है ना। कर्नाटक के युद्ध में यहाँ पर यही से चल रहा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। कर्नाटक वाला युद्ध यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर देखिए जो निजामुल मुल्क था उसकी तरफ कौन था? फ्रांसीसी इनकी तरफ थे। और यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी इनकी तरफ से लड़े। 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि के द्वारा मराठों को निजाम ने दक्षिण की चौथ व सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। तो मराठे धीरे धीरे जब प्रभावी हुए, वहाँ लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद एक संधि होती है, संधि का नाम होता है मुंशी शिवगांव की संधि और सिंध के द्वारा मराठों को चौथ और सरदेशमुखी दक्षिण भारत के राज्यों में वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा आसफ जाह की उपाधि निजामुल मुल्क को सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद आता है राजपूत राज्य। राजपूत राज्य की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ और आमेर, मारवाड़ यानी कि आपका जोधपुर और आमेर यानी कि जयपुर, दो राज्य हैं। राजपूताना राज्य थे। जयपुर की स्थापना 1727 में जयसिंह के द्वारा की गई। जयसिंह एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली, कुशल और काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने कई सारी चीज़ों का निर्माण भी किया, कई सारी वहाँ पर उन्होंने खोजें भी की। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि कई बार के एग्जाम में पूछी गई हैं राजा जयसिंह से रिलेटेड, तो उनको देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर राजा जयसिंह ने को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह के द्वारा दी गई और सवाई की जो उपाधि है वो फर्रुखसियर के द्वारा दी गई। दो उपाधियाँ दी गई थी, सवाई की उपाधि फर्रुखसियर और मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह के द्वारा दी गई। जयपुर की जो स्थापना की गई थी वो भी राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी और 1727 में की गई थी। इसके अलावा राजा जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाओं का भी निर्माण कराया। कहाँ कराया था? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। कहाँ? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, 5 जगहों पर कराया। इसके बाद जिज मोहम्मद शाही इनकी एक पुस्तक थी जिन्होंने अपने खगोलीय पर्यवेक्षणों को वहाँ पर उसमें उन्होंने लिखा था, उनकी पूरी सारणी तैयार की, सारी जानकारी उसमें लिखी थी। साथ ही अगर हम बात करें तो यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद भी राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। साथ ही इन्होंने जयपुर शहर के वास्तुविद, जयपुर शहर का जो वास्तुविद थे उनका नाम था विद्याधर चक्रवर्ती। क्या नाम था? विद्याधर चक्रवर्ती। इसके अतिरिक्त जय महल, जंतर मंतर, हवा महल और नागरगढ़ किला, ये भी जयपुर में सारी चीज़ें स्थिर हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? जय महल, जंतर मंतर, हवा महल और नागरगढ़ किला। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? तो खगोलीय वेधशालाओं, खगोलीय पर्यवेक्षणों पर आधारित है। 1876 में सवाई राम सिंह के द्वारा एक चीज़ और फैक्ट है कि खगोलीय उपकरण सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश, ये तीनों ही जो यंत्र हैं खगोलीय यंत्र हैं और इनको जो बनाने का जो श्रेय है, निर्माण जिसने किया वो भी है राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। एक चीज़ और है, आप सबने सुना होगा कि जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं। तो पिंक सिटी क्यों कहा जाता है उसकी भी घटना यहाँ पर समझ लीजिए। हुआ ये था कि 1876 में सवाई राम सिंह के द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के स्वागत के संदर्भ में पूरे शहर को पिंक कर दिया गया था और उसके पश्चात से इसे हम पिंक सिटी यानी जयपुर के नाम से जानते हैं। जिसको ध्यान रखिएगा, 1876 में सवाई राम सिंह के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। राजपूत राज्य के बाद एक और राज्य आता है जिसको आप जानते हैं भरतपुर जाट राज्य। कौन सा? भरतपुर जाट राज्य। यहां पर देखें तो चूड़ामन ने एक नींव रखी, इसकी भरतपुर जाट राज्य की नींव रखी। जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामन को यहां से हटा दिया, आत्महत्या कर लिया आगे चल के, क्योंकि वहां पर जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामन को हराने दिया जिसके कारण वो आगे चलकर आत्महत्या कर लेते हैं। 1695 1721 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं बदन सिंह। 1721 से 1756 के मध्य भरतपुर राज्य का ये वास्तविक संस्थापक बनते हैं।
अब्दाली के आक्रमण के पश्चात बदन सिंह ने मथुरा पर कब्जा कर लिया। अब्दाली इसे स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के पश्चात अब्दाली इसे एक उपाधि देता है, उपाधि थी राजा, और राजा के साथ साथ एक शब्द इसके साथ जोड़ देता है, महेंद्र। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 1756 में आगे चलकर सूरजमल जो होता है जाटों का नेतृत्व करता है और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मेरठ, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ को इसने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं। इसके बाद 1763 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह 1803। कुछ तथ्य हैं जैसे कि राजा राम जाट राजा ऐसे जाट राजा थे जिन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसके अस्थिपंजरों को निकाला और निकालने के बाद उसको पूरा जला दिया था। इसके अतिरिक्त जाटों की साम्यता जो होती है प्राचीन आक्रमणकारी हूणों से की जाती है। यह भी क्वेश्चन आता है कि प्राचीन आक्रमणकारी हूणों से आधुनिक काल की, या कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस शासक की यहाँ पर किस जाट शासक की तुलना की जाती है, या किस प्रजाति की यहाँ पर तुलना की जाती है, किस क्षेत्र की यहाँ पर तुलना की जाती है, तो यहाँ पर जाटों की इसके संदर्भ में की जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो सवाई राजा जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की भी उपाधि थी। तो ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को किसने दी थी? सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने। महेंद्र शब्द यहाँ पर अब्दाली ने दिया और साथ ही साथ उसे राजा की उपाधि भी दी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा भरतपुर जाट साम्राज्य। इसके बाद रुहेलखंड आया। रुहेलखंड जो होता है 1714 में गंगा घाटी में स्वतंत्र राज्य बना। इनकी राजधानी आंवला और बाद में रामपुर बन जाती है। 1744 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रहमत खां को पराजित करके सुजाउद्दौला ने इसका अधिकांश हिस्सा जीत लिया और जो बाकी जो बचा राज था उसको कहते हैं रामपुर रियासत कहा गया। इसमें बहुत कुछ फैक्चुअल है नहीं तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद लास्ट एक राज्य और बचता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अवध राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड आते हैं और एग्जाम में इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं और फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय और नहीं लेते हैं। वैसे इसके बारे में आप जानते हैं अवध राज्य के बारे में, नवाबों के शहर के बारे में। तो नवाबों का शहर बनता कैसे है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट हैं। क्या हैं? सबसे पहली चीज, अवध स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक हैं 1722 में सादत खां के द्वारा जो बुरहान उल मुल्क भी इन्हें कहा जाता है और ये जो बुरहान उल मुल्क की उपाधि है मोहम्मद शाह के द्वारा इन्हें दी जाती है। अवध राज्य कन्नौज, पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्व में करनाशा नदी तक यहाँ पर इनकी पूरी सीमा फैली हुई थी। इसे बफर स्टेट कहा जाता है। बफर स्टेट किसके मध्य? मराठों और अंग्रेजों का मध्य का बफर स्टेट इसे कहा गया, किसे? अवध को। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। किस मुगल शासक के काल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला। राजधानी इसकी फैजाबाद थी। 1739 में यहाँ पर शहादत विष खाकर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक नए शासक बनते हैं अवध के, उनका नाम था सफदरजंग। 1739 से 1754 तक लखनवी तहजीब को जो लेकर आए वो थे सफदरगंज। इनकी जो रणनीति है वो बहुत ज़्यादा भेदभाव कर नहीं करते, अच्छे शासक रहे हैं वहाँ पर। इसके अतिरिक्त अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इन्होंने 1748 में युद्ध लड़ा। तत्पश्चात उन्हें वजीर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था जिससे खुश होकर मुगल सम्राट ने इन्हें अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले शासक बनते हैं सुजाउद्दौला। 1754-1775 तक पानीपत के तृतीय युद्ध में ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ा और उसके बाद यहाँ पर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, लेकिन यहाँ पर वो हार जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्लाइव ने कड़ा और इलाहाबाद जिले को लेकर के मुगल बादशाह सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। तो बक्सर के युद्ध में हारने के कारण इनको कड़ा और इलाहाबाद दो जिले जो होते हैं वो आपको क्लाइव इनसे लेता है और शाह आलम द्वितीय को यहाँ पर दे देता है। आगे चल के 1773 में सुजाउद्दौला वारेन हेस्टिंग्स के साथ एक समझौता करते हैं जिसे बनारस की संधि कहा गया और इस संधि के माध्यम से यहाँ पर कड़ा व इलाहाबाद जिले को 50 लाख में हेस्टिंग ने नवाब को वापस बेच दिया। आगे चलकर 1774 में रुहेलखंड पर यह आक्रमण कर देता है। कौन? सुजाउद्दौला आक्रमण कर देता है और इसके अधिकांश राज्य को जीत लेता है और इसके बदले वो 40 लाख जो होता है अंग्रेजों को देता है। आगे चल के अगला शासक बनते हैं असफुद्दौला। 1775 से 97 तक यहाँ पर ये शासन करता है और इसने अपनी राजधानी को यहाँ पर ट्रांसफर किया, फैजाबाद से लेकर गया लखनऊ लेके चला जाता है और इसके बाद 1775 में ये लखनऊ राजधानी को स्थानांतरित करने के बाद
फैजाबाद से लखनऊ ले आता है। लखनऊ आने के बाद की यहाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कुछ और चीज़ें विकसित होती हैं। जैसे एक चीज़ आती है, अंग्रेजों से फैजाबाद की एक संधि करता है। कौन सी संधि? फैजाबाद की अंग्रेजों के साथ संधि करता है, और इस संधि के माध्यम से बनारस में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई, और साथ ही साथ जो अवध की बेगम थी उनकी वहाँ पर जो संपत्ति उसका संरक्षण करने का अधिकार अंग्रेजों ने यहाँ पे वादा किया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आगे चल के 1781 में इस संधि का हेस्टिंग्स के द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता है, और जॉन मिडल्टन को अवध की बेगमों को से वहाँ पर वसूली करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में जो इमामबाड़ा का निर्माण कराया वो भी किसने कराया? शुजाउद्दौला ने कराया, 1788 में कराया। इसके बाद ठीक है, 1784 में यहाँ पर इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इसके बाद अगला शासक बनते हैं वजीर अली 1797-1758 में, और ये उसके बाद अगले शासक बनते हैं सादत अली खां द्वितीय 1798 से 1814 में। यहाँ पे सर जॉन सोर के साथ ही एक संधि करते हैं। संधि करने के पश्चात इन्हें शासन मिलता है। शासन मिलने के पश्चात यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ये कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक संधि की गई थी जॉन सोर के साथ, उसके बदले में गद्दी इनको मिलती है, बहुत सारा धन ये अंग्रेजों को देते हैं, और साथ ही साथ इलाहाबाद का जो जिला होता है वो भी यहाँ पर ये अंग्रेजों को दे देते हैं। इसके बाद 1801 में विलेजली की सहायक संधि को यहाँ पर इन्होंने स्वीकार कर लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने धन लेकर यहाँ पर इन्हें राजा की उपाधि दी। आगे चल के यहाँ पर गाजीउद्दीन हैदर अली खान जो होते हैं 1814 से 1827 तक यहाँ पर शासक बनते हैं। हेस्टिंग ने इन्हें यहाँ पर बादशाह की उपाधि से नवाजते हैं 1815 में। आगे चलकर आसिफ अंतिम जो शासक हैं वाजिद अली शाह अंतिम शासक यहाँ पर अवध का बनते हैं, और इनका कार्यकाल होता है 1847 से 1856 का। कुशासन के आधार पर आगे चलकर यहाँ पर इसका हड़प लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसे अंग्रेजी साम्राज्य में कुशासन के आधार पर यहाँ पर इसको सम्मिलित कर लिया जाता है, और 1856 में अवध राज्य को पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर फैक्ट रह जाती है कि छोटा इमामबाड़ा 1838 में मोहम्मद अली शाह के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें थे। एट द लास्ट जो अवध साम्राज्य होता है उसको भी हड़प लिया जाता है, वो भी कुशासन के आधार पर। और इनकी पॉलिसी में सबसे खराब पॉलिसी किस तरीके से यहाँ पर एक एक करके उन्होंने राज्यों के बारे में हमने देखा, इन राज्यों में भी यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक एक करके किसी कुशासन के आधार पे, किसी को अपनी संधियों के माध्यम से, किसी को अन्य तरीके से यहाँ पर राज्यों को भी अपने अंदर सम्मिलित करते गए। तो कहानी शुरू होती है इनके आगमन से। ये सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिशों को यहाँ पर मुगल साम्राज्य को समाप्त करते हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर संधियाँ करते हैं, राजाओं को अपनी तरफ करते हैं, और उनको भी एक एक करके समाप्त करते हैं, और इस तरीके से पूरे राज्य में साम्राज्य को स्थापित करते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसकी 1, 2, 3, 4 पार्ट आती हैं। ये भी आपके आधुनिक भारत का पहला पार्ट है, और इस पहले पार्ट में हमने यहाँ पर अभी काफ़ी सारी कहानी, उठापटक, लड़ाई झगड़े सब देख लिए, सारी कहानी से युक्त है। सेकेंड पार्ट में इसके आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स बाकी हैं। अभी पूरा स्वतंत्रता आंदोलन बाकी, 1857 की क्रांति बाकी है, तो वहाँ पर उन सारे एलिमेंट्स को लेकर आएंगे सेकेंड पार्ट में। जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको हम पढ़ेंगे। आज के सेशन को आप सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी सेकेंड सेशन में। जैसे ही यहाँ पर आपको इसकी डिमांड आएगी, यहाँ पर सेकेंड पार्ट एग्जाम को ओरिएंटेड, इसको लेकर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपका उत्तरदायित्व है। हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब कुछ पहुँचाने तक, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वीडियोस को सिर्फ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है, और उस प्रोत्साहन का फ़ायदा ये होगा कि जितनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप होंगी, जितने ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँचेगा, उतने ही कंटेंट को और बेहतर लाने की हम कोशिश करेंगे। चीज़ों को जल्दी आप तक लेकर आने की कोशिश करेंगे, और चीज़ें जल्दी से जल्दी आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा के आपको सक्सेसफुल बनाना है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।